चले जी, बहुत सुकून से लेके चलेंगे। 3 घंटे हमारा सेशन है। अनलेस जरा सी भी कराची में बारिश हो गई तो मुझे और आपको क्लास ऑफ करनी पड़ेगी। हम आज की क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जून 2026 की जो पहली अटेम्प्ट थी सस्टेनेबिलिटी की, उसको डिस्कस करेंगे। सही है। और दो 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 हमारे एजेंडा जो नॉर्मली मैं करता हूँ। पहला ये कि यार हम ये असेस कर लें कि हम फेल हुए क्यों। सही है, पेपर ऐसा क्या आया था और क्या वो पेपर हम टैकल कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। सही है, उसका आंसर क्या होना चाहिए था, आंसर में हमें स्टैंडर्ड किस तरीके से हेल्प कर सकते थे, और फिर उसके बाद हम ये असेस कर लेंगे अब जाके हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। एक तरफ हमारे पास मॉडल पेपर था और मॉडल पेपर के बाद हमारे पास जो है वो एक पेपर जो हमारे पास अभी लास्ट टाइम का आया, तो इसके बेसिस हमारे पास ऑब्वियसली थोड़ा सा और एक डेटाबेस जमा हो गया कि यार अब आईकेप किस तरीके से आपसे पूछ सकता है। बड़ा गौर से देखें तो उसने आपसे गवर्नेंस पूछ लिया, उसने आपसे रिस्क मैनेजमेंट पूछ लिया, उसने आपसे स्ट्रेटेजी पूछ ली, उसने आपसे मैट्रिक्स एंड टारगेट्स पूछ लिए, और उसने आपसे सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क भी पूछ लिया, और उसने आपसे जो है वो एश्योरेंस भी पूछ लिया और कोड ऑफ एथिक्स भी। इसका मतलब है जो हमारा सिलेबस है उसने हर एक एरिया को कवर किया। मैं थोड़ा सा अगर आपसे बात करूं, थोड़ा सा अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं, तो हमारे पास जो IFRS S1 एंड S2 है, दो ही बातें करते हैं ना। पहली बात क्या करते हैं, पहली बात कहता है कि जी आपने आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज या क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, ठीक है। और फिर दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने करना है कि इन्हीं चीजों को आपने क्या करना है मेरे बच्चों, डिस्क्लोज करना है। तो डिस्क्लोज करना है तो आपने जो है डिस्क्लोजर में गवर्नेंस को देखना है, स्ट्रेटेजी को देखना है, रिस्क मैनेजमेंट को देखना है एंड मैट्रिक्स एंड टारगेट्स को देखना है। जब आप ये चीज, तो आपके पास यहाँ पे IFRS S1 S2 जो है खत्म हो गया। जहां आपने ये चीज डिस्क्लोज कर दी तो अब हमारे पास मार्केट में कौन आ जाएगा, हमारे पास मार्केट में आ जाएगा एश्योरेंस। सही है। एश्योरेंस जब क्लाइंट को एक्सेप्ट करेगा तो वो एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करेगा। सही है। और जब वो एश्योरेंस करेगा तो उसके अंदर आपके पास प्लानिंग भी आएगी, तो एक्सेप्टेंस भी आएगी, प्लानिंग भी आएगी, परफॉर्मेंस भी आएगी और रिपोर्टिंग भी आएगी। थोड़ा गौर से देखो मेरे बच्चों, थोड़ा गौर से देखो। पेपर में उसने आपसे इस एरिया के ऊपर भी सवाल पूछा है, पेपर में उसने आपसे इसके ऊपर भी सवाल पूछा है, पेपर में उसने आपसे इसके ऊपर भी सवाल पूछा है, इसके ऊपर भी सवाल पूछा है, इसके ऊपर भी सवाल पूछा है, और एश्योरेंस साइड के ऊपर भी उसने आपसे सवाल। मतलब पेपर तो प्रिडिक्टेबल है। पेपर क्या है, वो क्या करेगा यार, वो एक सिनेरियो देगा आपको और सिनेरियो देकर आपसे कहेगा कि इन द अबव क्वेश्चन मुझे आप सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क को आइडेंटिफाई करके देते। फिर वो अगली रिक्वायरमेंट क्या करेगा कि जी मुझे इसका डिस्क्लोजर भी दे दो। डिस्क्लोजर के ऊपर उसने भी हल्का हाथ रखा हुआ है। डिस्क्लोजर के ऊपर वो कर क्या रहा है कि डिस्क्लोजर दे रहा है वो आपको, और डिस्क्लोजर दे के आपसे क्या कह रहा है कि इवेल्युएट करो कि डिस्क्लोजर सही है या गलत है। ये भी उस लेवल पे नहीं है या जो सीए का लेवल है, तो नई नई फील्ड है ना। वो अभी भी क्या कर रहा है, वो डिस्क्लोजर दे रहा है आपको, डिस्क्लोजर देकर आपसे सिर्फ ये कह रहा है कि जी मुझे क्या करके बता दो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आगे जाके अटेम्प्ट से वो एक लेवल ऊपर जाएगा। तो एक लेवल ऊपर कैसे जाएगा कि भाई रिस्क भी आइडेंटिफाई करो, और रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद उसको उसका डिस्क्लोजर भी पूरे करो। बच्चों क्या याद है, क्लियर हो बच्चों, सारे सारे जवाब दे दोगे तो फायदा हो जाएगा यार। चलें, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो हमारे दो ही एजेंडा है, बहुत सुकून से लेके चलेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ पहले ये देख लेंगे कि हमारे पास सवाल आया क्या है, सवाल में क्या हमें स्टैंडर्ड हेल्प कर सकता था, जब स्टैंडर्ड हेल्प कर सकता था उसके बेसिस पे उसको हम किस तरीके से ड्राफ्ट करते थे। और ये जो हमने डायग्राम बनाई जो कि हमारा पूरा सिलेबस है ना, ये डायग्राम हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है। तो इस सिलेबस में हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ से उसने हमसे सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया। सेट है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम मूव करें CFF3 के पहले सवाल में, तो पहला सवाल पढ़ते हैं सुकून से। और आप सवाल देखें तो उसने आधे आधे पेज के दिए। हर सवाल कितने पेज का है, आधे पौने पेज का, और आधे पौने पेज के सवाल में वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है और कह रहा है क्रिटिकली इवैल्यूएट करो। CNI इज अ मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल ऑपरेटिंग अक्रॉस एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका थ्रू अ नेटवर्क ऑफ होली ओन्ड सब्सिडीज। तो इसका मतलब है जी इसकी जो जियोग्राफिकल डिस्पर्शन है वो बहुत ज्यादा है। अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड एज। सही है। अच्छा, काम किस चीज के ऊपर कर रही है भाई, काम केमिकल इंडस्ट्री के ऊपर कर रही है। क्या हमारे पास सेल्स भी मौजूद है इसके ऊपर, यस हमारे पास केमिकल इंडस्ट्री के ऊपर सेल्स भी। तो मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि शायद मुझे सेल्स भी की हेल्प लेनी पड़ सकती है। सही है। तो हमारे पास सेल्स भी जो रेलिवेंट है वो केमिकल का है। A significant proportion of its products are classified as hazardous अंडर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड केमिकल सेफ्टी एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब है कि जी कुछ रेगुलेशंस भी अप्लाई हो रही हैं क्योंकि आपके जो केमिकल्स हैं वो हैजर्डियस हैं। सही है। As part of its sustainability reporting process, the management has documented its current sustainability risk identification and assessment methodology within an internal policy framework, which will be used for preparing the IFRS S1 disclosures and extract from this document is reproduced। एक बात बड़ी क्लियर है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क और अपॉर्चुनिटी को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जब हमने आइडेंटिफाई करना है तो आइडेंटिफिकेशन के लिए गवर्नेंस इंपॉर्टेंट नहीं है,
आइडेंटिफिकेशन के लिए स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडेंटिफिकेशन के लिए मैट्रिक्स एंड टारगेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रिस्क एक्चुअल में कहां से आइडेंटिफाई हो रहे होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट से। कोई रिस्क मैनेजमेंट है ही है कि जी रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस, इसमें आप बताएं कि आप सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, मॉनिटर करते हैं, असेस करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं। तो आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है? तो जो आईएफआरएस असेसमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव है, जहां पे मैंने रिस्क को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, वो रिस्क टेक्निकली कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, थ्रू रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो थोड़ी सी गौर से डायग्राम देखना, यहाँ पे जो आपके पास चीज आइडेंटिफाई हो रही है, उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्चुअल में आपको हेल्प क्या कर रहा है, बस यही तो वो रिस्क जो कि आपको कहता है कि जी आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, प्रायोरिटाइज करना है, मॉनिटर। डन हो गया बच्चों? यहाँ पे क्लियर हो यार? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। तो इसका मतलब ये है, सॉरी, इसका मतलब ये है कि अगर मैं सवाल को एक बार वापस से देखूं, तो सवाल में वो आपसे कहता है इन द लाइट ऑफ आईएफआरएस S1 critically evaluates the company's sustainability risk identification and assessment policy in the above extract and recommend the appropriate improvement to the पॉलिसी। अगेन हल्का हाथ रख रहा है, ये मुश्किल हाथ नहीं है। मुश्किल कब होता, जब वो कहता है ये पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, अब तुम आइडेंटिफाई भी करो और तुम रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी ड्राफ्ट करके दो। इस लेवल पे नहीं आ रहा है अभी तक, सही है। अच्छा, ये रीजन थी, तभी हम हर कंपनी के ऊपर जो है उसके रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज को पढ़ रहे होते, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अगर पेपर में सवाल आए तो हम ये 10-15 लाइन है स्टैंडर्ड लिख सकते हैं। अच्छा, एक एक करके चलते हैं। स्कोप ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन ऑपरेशंस। अच्छा, जहां सवाल में उसने लिखा आपसे वर्ड कौन सा यूज करा, रिस्क आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट, और कह रहा है इन द लाइट ऑफ आईएफआरएस S1। इसका मतलब है आईएफआरएस S1 का जो रिस्क मैनेजमेंट वाला पैराग्राफ है वो मेरे लिए बाइबल। मुझे अपने आंसर में किसको सामने रखना है, तो सीधे हाथ में क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट के सेक्शंस होने चाहिए, उल्टे हाथ में क्या होना चाहिए, सवाल होना चाहिए, जहां दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैंने वो पेपर में प्रोड्यूस करनी है। क्या यहाँ पे बात समझ आती है? सिंपल सा तरीका मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा ये चीज, और ये चीज मैं आपको क्या करके दिखाऊंगा, प्रूफ। तो इसका मतलब है जब वो रिस्क आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो ऑपरेशंस इन एशिया which are subject to relatively mature regulatory environment provide the annual structured disclosure relating to sustainability related risk based on a standardized reporting protocols. In emerging market across Africa and South America, the group relies on the localized expertise of regional operations manager who provide flexible ad hoc reporting intended to capture site-specific operational consideration rather than complying to a standardized, centralized reporting। तो स्कोप ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या है, ऊपर सवाल में मौजूद है कि आप एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में काम कर रहे हो। एशिया जो है, चूंकि वहां पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वहां पे फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड है। बाकी जो मार्केट्स है वहां पे इतनी ज्यादा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पे एड हॉक काम चल रहा है, अपने हिसाब से काम। तो इसका मतलब है क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कंसिस्टेंट है? सिंपल सवाल, क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कंसिस्टेंट? अच्छा, मुझे इसका आंसर सवाल पढ़ के समझ में नहीं भी आता। अच्छा, मैं एक सवाल पढ़ लेता हूँ, एक सेकंड, इतना मैंने पढ़ लिया इसको। अब इस सवाल को, ये मेरा पहला सवाल, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सही है। ये मेरे पास पहला सवाल है और इस सवाल को मैंने सुकून से पढ़ा, और ये कह रहा है स्कोप ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन। इसको फौरन से ढूंढने के लिए या तो हमारे पास जो आईएफआरएस S1 S2 की हमारे पास समरीज थी, मैं उसको थोड़ा सा रेफर कर सकता हूँ। तो पूरा रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके पास जो भी पॉइंट्स है, स्लाइड्स आई होप सबने यूज करी होंगी, सही है। तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कंसीडर करनी है, प्रोसेस कंसीडर करना है, एक्सटेंट टू विच, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे, इसके ऊपर मैं आता हूँ। लेकिन चूंकि पेपर में आप ये लेके नहीं जा सकते, पेपर में आप क्या लेके जा सकते हो, आईएफआरएस S1। तो आईएफआरएस S1 आपके सामने मौजूद है, और जब आईएफआरएस S1 आपके सामने मौजूद है, आपने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सवाल मेरा कहां से आया है भाई, रिस्क मैनेजमेंट से आया है। तो मैं काम ये करता हूं कि मैं पैराग्राफ 43 और 45 की तरफ चला जाता हूं, और पैराग्राफ 43 और 45 की तरफ जाके ये देखता हूं कि मुझसे स्टैंडर्ड कह क्या रहा है, और जो स्टैंडर्ड वहां पे कह रहा है मुझसे, जो स्टैंडर्ड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और जो सवाल में लिखा हुआ है, क्या वो आपस में किसी तरीके से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर ऑन रिस्क मैनेजमेंट इज टू इनेबल द यूजर ऑफ द जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट to understand an entity's process to identify, assess, prioritize and monitor sustainability। लेकिन कह ही क्या रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बेसिस पे आप सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब वर्ड आइडेंटिफिकेशन का है, तो यही तो आइडेंटिफिकेशन है जो आपका पहला ऑब्जेक्टिव है। तो आपने रिस्क को क्या करना है, तो जब रिस्क आइडेंटिफाई करना है, तो रिस्क आइडेंटिफाई होगा किस तरीके से, थ्रू अ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। वो प्रोसेस यू नीड टू डिस्क्लोज टू द शेयर होल्डर्स, सही है, इंक्लूडिंग वेदर एंड हाउ दोस प्रोसेसेस are integrated into and inform the entity's overall risk management process to assess the entity's overall risk profile. To achieve this objective, entity shall disclose information about the process and related policies the entity uses to identify, assess, prioritize, and monitor the sustainability risk, including information about the inputs
and parameter the entity use, whether and how the entity use the scenario analysis, how the entity assess the nature, likelihood and magnitude, whether and how the entity prioritize the sustainability related risk related to other risks, the process used to identify, assess, prioritize, and monitor sustainability, the extent to which and how the process for identifying, assess, and opportunities are integrated into and inform the entity's overall risk management process. ये पॉइंट गौर से देखो मेरे बच्चों, आखिरी पॉइंट, कंपनी का जो ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, क्या इमर्जिंग मार्केट में जो दो जुरिस्डिक्शन है, क्या वो उसके साथ इंटीग्रेटेड है, क्या वो उनके साथ कंसिस्टेंट है? एक जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस यूज कर रहा है, दूसरा जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस यूज कर रहा है। क्या वो दोनों प्रोसेसेस कंपनी के ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेटेड हुए हैं? क्या वो दोनों एक सिंपल, एक नॉर्मल, जब तुम ऑडिट करते हो यार, तो नॉर्मल ऑडिट में ऐसा हो सकता है कि जी हर कंपनी जो है वो एक अपने अपने हिसाब से एडॉक बेसिस स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जी सबसे पहला पॉइंट जो आपके लिए यहाँ पे रेलिवेंट होना चाहिए था, वो कौन सा रेलिवेंट होना चाहिए था? कि जी कंपनी का जो ओवरऑल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में, वो ओवरऑल कंसिस्टेंट नहीं है, वो इंटीग्रेट ही नहीं है कंपनी के रिस्क असेसमेंट। ग्लोबली जो है वो आप एक मार्केट को देख रहे हो, उसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, बाकी मार्केट्स में कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज नहीं हो रहा। इसका मतलब है जो रिस्क असेसमेंट हो रही है वो डिफरेंट हो रही है। जब रिस्क असेसमेंट, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना। मैंने सारा पैकेज इसलिए पढ़ा बिकॉज जब हम आगे सवाल पढ़ेंगे तो हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। एक चीज मुझे बताओ बच्चों, अगर मेरे पास मुझे सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, और उसको क्या करना है? डिस्क्लोज करना है। जो डिस्क्लोज करना है तो मेरे पास एक और पैराग्राफ है, कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन। अगर मैं कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन को देखूं, फॉर सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बी यूजफुल इट मस्ट बी रेलिवेंट and faithfully represent what it purports to represent. These are fundamental qualitative characteristics of the useful sustainability related financial information. The usefulness of the sustainability related financial information is enhanced if the information is comparable, verifiable, timely and, क्या मुझे पता है यहाँ पर जो डिफरेंट एडॉक प्रोसेस यूज हो रहे हैं, क्या दोनों रिस्क असेसमेंट एशिया के और अफ्रीका के आपस में कंपेरेबल है मेरे बच्चों? वो दोनों आपस में कंपेरेबल है ही नहीं, वहां पे कोई स्टैंडर्ड यूज ही नहीं हो रहा, वो एडहॉक रिपोर्टिंग हो रही है वहां पे। जब वहां पे एडहॉक रिपोर्टिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि जो कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन किस चीज का है? ग्रेट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का। और सवाल में भी क्या है? तो इसका मतलब है जब भी पेपर में सवाल आएगा, एक चीज आपको हमेशा हेल्प करेगी, विच इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन। जहां आपको लगे कंपेरेबल नहीं है, जहां आपको लगे वेरीफाइबल नहीं है, जहां आपको लगे अंडरस्टैंड, और ये आगे सवाल में हर जगह पे कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा थोड़ा सा और सुनता हूँ। फेयर, अच्छा कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फेयर प्रेजेंटेशन। Fair presentation requires disclosure of relevant information about sustainability related risk and opportunity that could reasonably expect to affect this. To achieve faithful, entity shall provide a complete neutral. Okay. Fair presentation also requires an entity to disclose information that is comparable, verifiable, टाइमली एंड, तो इसका मतलब है जो रिक्वायरमेंट फेयर प्रेजेंटेशन की है वही रिक्वायरमेंट मेरे पास किस चीज की है? कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन की। तो ये पॉइंट तो हमेशा याद रखना, जब भी सस्टेनेबिलिटी का सवाल आएगा तो मैं कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन और फेयर प्रेजेंटेशन लाजमी हेल्प करेंगी मेरे बच्चों को। यहाँ तक बात समझ आती है? तो अगर मैं इसके आंसर को थोड़ा बहुत देखूं, अगर इसके आंसर को मैं थोड़ा बहुत देखूं, तो अगर मैं एक बार आपसे वापस सवाल पढ़ूं, ऑपरेशन in emerging market across Africa and South America, the group relies on the localized expertise of regional operation manager who provide flexible and, बच्चों क्या कंपेरेबल है? क्या कंपेरेबल है? अच्छा, क्या कंपनी का operations in Asia which are subject to relatively mature regulatory environment provides the annual structured disclosures relating to sustainability related risk based on the standardized reporting प्रोटोकॉल? सही है। और यहां पे स्कोप ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन में जो आपके रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, क्या सारी की सारी मार्केट, कौन कौन सी मार्केट भाई, कौन कौन सी मार्केट? एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका। क्या एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, क्या ये आपके ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेट हुई भी है? क्या वो तो एडॉक चल रहा है, मतलब उसका ग्लोबल के साथ कोई कोई ताल्लुक ही नहीं है। एशिया की मार्केट क्या कर रही है? एशिया की मार्केट स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज कर रही है, सही, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से काम कर रही है, और वही ग्लोबल ने अडॉप्ट किया हुआ है। बाकी जो मार्केट है वो तो कोई फ्रेमवर्क यूज, जब वो कोई फ्रेमवर्क यूज ही नहीं कर रही है तो इसका, और वो अपने, सुनिएगा मेरी बात को, क्या कह रहा है वो अपने हिसाब से, जब वो अपने हिसाब से कर रही है तो क्या कंपनी का जो ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, क्या वो उसके साथ इंटीग्रेट हो पा रहा है? वो उसके साथ इंटीग्रेट, जब वो इसके साथ इंटीग्रेट ही नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब यार, आप इस तरीके से, मैं बड़ी आसान एग्जांपल आपको देता हूँ। आईएफआरएस 9 में सबने काम किया हुआ है, आईएफआरएस 9 में सबने काम किया हुआ है, सही है। अच्छा, एक ज्यूरिसडिक्शन ऐसी है जिसने आईएफआरएस 9 अडॉप्ट नहीं किया हुआ। पाकिस्तान में एक बैंक है, पाकिस्तान में आईएफआरएस 9 अडॉप्ट, पाकिस्तान में आईएफआरएस 9 अडॉप्ट, पाकिस्तान का एक बैंक है जिसकी डिफरेंट सब्सिडीज है डिफरेंट मुल्कों में, और वहां पे आईएफआरएस 9 अभी तक अडॉप्ट, जब आईएफआरएस 9 अडॉप्ट नहीं हुआ तो वो जो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं किसके हिसाब से कर रहे हैं? लोकल फ्रेमवर्क के हिसाब से।
वही सेल्स का 2%, सेल्स का 8%, प्रोविजन फॉर बैड डेट, सही है। एक्सपेक्टेड को छोड़ दो भाई, जो एक्चुअल में बैड डेट हो चुका है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। मुझे बताएं क्या उसके बेसिस पे, अगर वो इस तरीके से बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा है और ग्रुप ने आईएफआरएस 9 करना है, क्या ग्रुप अगर कंसोलिडेट करेगा और आईएफआरएस 9 के हिसाब से बैड डेट प्रोविजन रिकॉर्ड करेगा, तो क्या उसका अमाउंट सही होगा? क्या उसका अमाउंट सही होगा? तो इसका मतलब है कि जी एक कंसिस्टेंट अप्रोच होनी चाहिए, और आपका जो ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट है उसके साथ वो चीज क्या होनी चाहिए? इंटीग्रेट होनी चाहिए। दिस इज द बेसिक पॉइंट। अच्छा, चूंकि मैं पैराग्राफ पढ़ चुका हूं, थोड़ा सा और देखते हैं। सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड, अगले अगले पॉइंट की तरफ मैं आता हूं। सस्टेनेबिलिटी रिस्क एक्सपोजर्स आर असेस्ड यूजिंग अ क्वालिटेटिव लो मीडियम हाई वेटिंग फ्रेमवर्क designed to facilitate consistent application across the diverse operational teams. This approach allows the individual subsidiaries to exercise professional judgment based on their respective operating environment and the nature, likelihood, and potential severity of the localized sustainability related। सुकून से पढ़ना, क्या क्या रहा है, बहुत सुकून से पढ़ना कि जी जो अब रिस्क आइडेंटिफाई हो गया हो, तो रिस्क आइडेंटिफाई कैसे हो रहा है? क्या रिस्क आइडेंटिफाई जो है वो एंटिटी के रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के साथ कंसिस्टेंट और इंटीग्रेट हुआ है? नहीं हुआ। सब्सिडी अपना अलग कर रही है, एक जुरिस्डिक्शन अलग कर रही है, बाकी दो जुरिस्डिक्शन अलग कर रही है, क्या वो इंटीग्रेट हुआ है? नहीं। यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, अब ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई हो चुका है, अगली चीज क्या है? रिस्क असेसमेंट। भाई ये जो रिस्क मैंने आइडेंटिफाई करा है, ये लो है, मीडियम है या हाई है? तो इस असेसमेंट के ऊपर वो आपसे क्या कहता है? वो सस्टेनेबिलिटी रिस्क एक्सपोजर आर असेस यूजिंग अ qualitative, low, medium, high rating frameworks designed to facilitate the consistent application across the diverse operation teams. Second, this approach allows the individual subsidiaries to professional judgment based on their respective, क्या लिखा है? Based on their respective operating environment and the nature, likelihood and the potential severity of the localized sustainability related risk। किस चीज की बात करता है? localized। मैं आज देख रहा हूं कि रिस्क क्या है। अब थोड़ा सा अगेन मेरे लिए, थोड़ा सा एक बार वापस से हम इधर आते हैं, थोड़ा सा वापस से हम, चूंकि आंसर रिस्क सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था, ये सारे सवालों में टेक्निकली स्पीकिंग थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, सही है। हम वापस से रिस्क की तरफ जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? टू असेस द एंटिटीज ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल। इसका मतलब है असेसमेंट नीचे लेवल पे तो हो रही है, लेकिन जब वो ग्रुप के पास आ रही है तो ग्रुप उसको ग्रुप के पर्सपेक्टिव से असेस। भाई एक सब्सिडी है, वो कहती है भाई मेरे लिए तो ये कस्टमर बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क है ना, मेरे लिए सही। अच्छा, सिग्निफिकेंट रिस्क है तो, लेकिन ग्रुप के लिए वो, इसका मतलब है रिस्क असेसमेंट हो रही है, वो कहां पे हो रही है? वो लोकलाइज तो हो रही है, लेकिन लोकलाइज से होकर जब ग्रुप के पास सारे रिस्क जा रहे हैं तो वहां पे आपने सवाल पढ़ना है। वो कह रहा है एंटिटीज ओवरऑल, और बार बार वो आंसर में क्या, सवाल में क्या दे रहा है? लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड। तो लोकलाइज रिस्क असेसमेंट, जब जब हम ये कहते हैं ना कि जी कंपनी के ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को इंटीग्रेट होना चाहिए, तो इंटीग्रेट का मतलब क्या है? ये तो मतलब इंटीग्रेट का, सही है। अच्छा, थोड़ा सा आगे जाना। वेदर एंड हाउ द एंटिटी यूजेस सिनेरियो एनालिसिस टू इंफॉर्म इट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ sustainability related risk, how the entity assess the nature, likelihood and magnitude of the effect of those risks, for example whether the entity consider qualitative factor, quantitative threshold। क्या सवाल में quantitative threshold यूज हो रहा है? भाई कॉमन सेंस, हाई मीडियम लो यूज हो रहा है यार, बेस्ड ऑन प्रोफेशनल जजमेंट। क्या कोई क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया यूज हो रहा है मेरे बच्चों? सिंपल सी बात है यार। भाई सवाल पढ़ लो वापस से यार, पढ़ लो सवाल। डिस्कशन मेथोडोलॉजी, क्या सवाल में कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट को कंसीडर किया जा रहा है? आईएफआरएस एस1 एस2 पहली क्लास देखे ना, आईएफआरएस एस1 एस2 तो बना ही इन्वेस्टर के लिए है, और जब इन्वेस्टर के लिए बना है तो कौन सी मटेरियलिटी यूज होती है? फाइनेंशियल मटेरियलिटी। वो तो इन्वेस्टर को देखता है। आपने हाई मीडियम लो रखा हुआ है, दिस मे बी द क्वालिटेटिव फैक्टर, बट क्या कोई फाइनेंशियल नंबर आपने डाला हुआ कि जी अगर इससे एक्सीड करेगा तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? मटेरियल हो जाएगा, और इसकी असेसमेंट जो है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो फाइनेंशियल मटेरियलिटी आपकी इंटीग्रेट नहीं हुई है। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को कंसीडर, तो सिर्फ क्वालिटेटिव फैक्टर पे ज्यादा फोकस किया हुआ है, क्वांटिटेटिव फैक्टर पे फोकस। क्या सवाल में क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हो सकता है? कॉमन सेंस है। कौन सी इंडस्ट्री है बच्चों? केमिकल। क्या रेगुलेटर बहुत स्ट्रिक्ट है? और रेगुलेटर क्या लगा सकता है? पेनल्टी लगा सकता है। और क्या कस्टमर बाइकआउट कर सकते हैं? क्या मेरा लाइसेंस टर्मिनेट हो सकता है? क्या इन सबका फाइनेंशियल इफेक्ट हो सकता है? क्या मुझे रिस्क असेसमेंट के लिए उन फाइनेंशियल इफेक्ट को कंसीडर करना पड़ेगा? अपने सवाल पढ़ना है। रिस्क मैनेजमेंट के 7 सेक्शन है, उनको सामने देखना है। जो आपस में मैच कर रहे हैं, डिफरेंस आ रहे हैं, उनको आपस में आपने कनेक्ट करना है, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये सी फैक्ट्री सस्टेनेबिलिटी का पेपर था, और जो मैं आपको सवाल करा रहा हूँ अब तक का सबसे मुश्किल सवाल है।
आगे जाके सवाल तो और आसान है बच्चों के, यहाँ पे क्लियर हो यार, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। हमने आप लोगों ने क्या ये पेपर में अप्रोच यूज करी थी क्या? पेपर में IFRS S1 को रिस्क मैनेजमेंट का पैराग्राफ सामने रखा था यार, क्या चीजों को आपस में कनेक्ट किया था? और ये रीजन था, अगर आप लेक्चर्स भी देखें तो मैंने महीना डेढ़ महीना सिर्फ IFRS S1 के पैराग्राफ्स पढ़ाता रहा, और साथ में फिर इलस्ट्रेशन थोड़ी पढ़ी। उसका रीजन ही ये है। और क्या रीजन है कि भाई पेपर जब आएगा तो आपको हेल्प क्या करेगा? आपको स्टैंडर्ड ही हेल्प करेगा, और वहीं से वर्ड्स यूज करके वहीं से मैच करके चीजें आपने लिखनी होगी बच्चों। और मैं पूरा पेपर आपको स्टैंडर्ड से रेफर करके दिखा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो ऐसे ही लेक्चर दे सकता हूँ उसके ऊपर, आके आंसर ही पढ़ लूंगा। मुझे आपको बताना क्या है कि भाई पेपर किस तरीके से आप ड्राफ्ट कर सकते हो बच्चों। क्लियर है बच्चों? तो इसका मतलब, अच्छा एक चीज और बच्चों, एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो। ये वर्ड पकड़ना है आपने, बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव करंट प्रेजेंट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। क्या रिस्क सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट का होता है भाई? क्या रिस्क सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट का होता है? रिस्क IFRS S1 कहता है क्या? कितनी कितनी खूबसूरत बात करता है IFRS S1 यार। आईकैप में मैंने एक ट्रेनिंग दी थी पार्टनर्स और डायरेक्टर्स को। वो वर्कशॉप देखा है आप लोगों ने? आप थे उसमें यार? आप में से किसी ने देखा है भाई? जिसने नहीं देखना, वो 3-4 घंटे 5 घंटे का सेशन है, वो पड़ा भाई यूट्यूब पे। वो लाजमी देख लेना, वो लाजमी देख लेना भाई। कितनी जबरदस्त बात करता है पैराग्राफ 3। और मेरा कोई पौने घंटे का लेक्चर है सिर्फ स्कोप के ऊपर, सिर्फ स्कोप के ऊपर पौने 1 घंटे। दिस स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्स एन एंटिटी टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल sustainability related risk that could reasonably be expected to affect the entity's cash flow, its access to finance or cost of capital over the short, मीडियम और अगले 10 साल में भी कोई इंपैक्ट आने वाला है, तो इसको आज क्या करना है? तो इसका मतलब है जब मुझे रिस्क की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो वो आज के ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में नहीं करनी है, वो तो अगले 5 साल 10 साल। और सवाल में क्या लिखा हुआ है? बेस्ड ऑन द करंट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। फंडामेंटल जो स्कोप है हमारा, ये वहां से सवाल आया है यार। तो आपने क्या करना था? इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी थी? इसकी ड्राफ्टिंग ऐसे करनी थी, आपने सवाल से ये लाइन उठाई, कौन सी? बेस्ड ऑन दियर रिस्पेक्टिव ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, और आपने फौरन से इसको कनेक्ट करा, किसके साथ कनेक्ट करा? इसके साथ कनेक्ट करा, और आपका आंसर बन गया। आपका सवाल में लिखा हुआ है कि वो करंट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को कंसीडर कर रहा है। रिस्क मैनेजमेंट कहता है कि जी कंपनी डिस्क्लोज करे कि क्या वो सिनेरियो, जब सिनेरियो एनालिसिस होता है तो सिनेरियो एनालिसिस क्या होता है? तो आगे जाके अगर 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 रेगुलेटर की कोई न्यू रिक्वायरमेंट आ गई तो मुझ पर कितनी पेनल्टी लग जाएगी? अगर मेरा लाइसेंस टर्मिनेट हो गया तो कितनी हो जाएगी? अगर कोई केमिकल हैजर्डियस से कोई लीक वगैरह हो गई, इस सारे फीचर के रिस्क को आपने क्या करना? आईएफआरएस जो आपके स्टैंडर्ड है वो थोड़ी कहते हैं उनको डिस्क्लोज करने का, तभी तो आईएफआरएस S1 S2 आया, तभी तो S1 S2 आया। आईएफआरएस 1 क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि आज से 15 साल पहले अगर आपको लगता है तो हैजर्डियस हो जाएगा तो उसको आज डिस्क्लोज करो, प्रोविजन कर लो। तो आईएफआरएस 1 S2 तभी तो आया है, नहीं तो फिर आपको एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड से थोड़ी आपकी चीज रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती। तो बात ही किस चीज की करता है? तो बात ही फीचर की करता है। और आप क्या देख रहे हो रिस्क असेसमेंट के लिए? करंट यार, सिंपल से कॉन्सेप्चुअल भी पढ़ता है यार। मेरे बच्चों समझ आ रहा है? क्लास 1 क्लास 2 में आप करते थे ना, एक बीच में लाइन बनी हुई होती थी, यहाँ पे कुछ डायग्राम्स होती थी, यहाँ पे कुछ डायग्राम्स होती थी, दोनों का आपस में आपने लाइन करके क्या करना होता था? C53 का पेपर वही है, बस वो लाइन मैच करने के लिए पता होना चाहिए कि उसका कॉन्सेप्ट है क्या। अगर असेस लिख रहे हो, मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, अगर वो कह रहा है कि जी सिनेरियो एनालिसिस करना, सिनेरियो एनालिसिस करने का वो इसलिए कह रहा है बिकॉज पैराग्राफ 3 आपसे कहता है कि फ्यूचर रिलेटेड है, तभी तो सिनेरियो एनालिसिस करनी है। तो अगर पेपर में लिखा हुआ आ जाएगा प्रेजेंट, करंट, हिस्टोरिकल, आपने फॉरन से पॉइंट आइडेंटिफाई करना और आपने कहना कि नहीं है तो गलत है। द सस्टेन रिलेटेड रिस्क इज सब्जेक्ट टू एन एनुअल internal review process in December each year to ensure consistency and continuity in the risk monitoring practice. The group maintains relatively stable policy environment with the core principle of this framework remaining largely unchanged since inception in order to facilitate year-on-year comparability. Although the group continue to expand into geographically diverse region, including areas with different water resources condition, the sustainability related risk register continue to focus primarily on high level and strategically significant sustainability risk in order to preserve the conciseness and manageability of the reported framework, with the limited emphasis being placed on the detailed site specific or regional sustainability exposure. साल के शुरू में जो रिसर्च बना हुआ है, साल के एंड में आके क्या होता है? और ड्यूरिंग द ईयर आप डिफरेंट जगह पे अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर रहे हैं, उनको कंसीडर नहीं किया जा रहा आपके रिसर्च में। प्लस जो साइट है, साइट का मतलब क्या है? जहां पे केमिकल प्लांट लगा हुआ है आपका, वहां से रिलेटेड क्या रिस्क हो सकते हैं उसको भी कंसीडर नहीं किया जा रहा। उन सारी चीजों
क्या मैनेजमेंट की रिस्क मॉनिटरिंग सही हो रही है? अच्छा, कॉमन सेंस बात है, जब भी एनवायरनमेंट चेंज होगा रिस्क चेंज हो जाएगा, ऐसा ही है। जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा तो इसका मतलब है, अगेन मैं IFRS S1 S2 में गया, मिला आंसर, वेदर एंड हाउ द एंटिटी हैज चेंज द प्रोसेस यूजेस कंपेयर्ड विद द प्रीवियस। तो क्या प्रोसेस चेंज करने, क्या इस साल प्रोसेस चेंज हुआ है? भाई डिफरेंट ज्योग्राफी में जा रहा हूँ यार, अगर मैं डिफरेंट ज्योग्राफीज वगैरह में जा रहा हूँ तो क्या मेरे बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है? क्या तो मेरा बिजनेस मॉडल प्रोसेस चेंज हो रहा है, तो क्या मुझे अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी? तो जब जरूरत पड़ेगी तो क्या मुझे उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा? लेकिन कंपनी ने उसको डिस्क्लोज नहीं किया हुआ मेरे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो यार बच्चों, बताने का मकसद थोड़ा बहुत समझ आए, रिस्क के जो 6-7 पैराग्राफ है उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना भी है। और समझने के बाद ये सोचना है कि इसके ऊपर क्या क्या पॉसिबल, और एक एक पैराग्राफ का एक एक वर्ड की रूह तक जाना है आपने। ये 7 तो पैराग्राफ है यार, और एक सवाल मैंडेटरी है 15 नंबर का। जब पैराग्राफ 7 है, भाई कॉमन सेंस वाली बात क्या कहती है, जब 7 ही पैराग्राफ है, 7 पैराग्राफ है ना रिस्क मैनेजमेंट के, जब 7 पैराग्राफ है और 70 वर्ड्स लिखे गए और 15-20 नंबर का पेपर लाजमी इसमें से आना है, तो इस 70 वर्ड्स को आपने 70 सेकंड में नहीं घुमाना है भाई। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इन 70 वर्ड्स को आपने 70 सेकंड में, हाँ जी पढ़ लिया, सेंस द नेचर लाइक्लीहुड एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, मॉनिटर भी करेंगे, ठीक है जी, आपने इस तरीके से सब्जेक्ट को, आपने इसके एक एक वर्ड की रूह में जाना है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसका क्या कनेक्शन बन रहा है कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन से, इसका क्या कनेक्शन बन रहा है फेयर प्रेजेंटेशन से, इसका क्या कनेक्शन बन रहा है तुम्हारे पास जो ऑब्जेक्टिव का स्टैंडर्ड लिखा हुआ है उससे, क्या कनेक्शन बन रहा है। अच्छा जी, रिस्क मैनेजमेंट में जो मैं रिस्क आइडेंटिफाई करता हूँ, ये वही तो रिस्क है जो ऑब्जेक्टिव 1 है मेरा। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? थोड़ी सी अप्रोच समझ आ रही है कि स्टैंडर्ड को किस तरीके से, तभी जो मेरी अप्रोच थी वो ये थी कि स्टैंडर्ड के एक वर्ड के पीछे जो आपको केस स्टडी दिखा रहा था, चाहे वो BMW हो, पेपर में आया सब, BMW का सवाल पूरा पेपर में है, चाहे वो स्टारबक्स हो, पूरी की पूरी केस स्टडी जो स्टारबक्स वाली है वो पेपर में, ताकि हर एक चीज के ऊपर मैं आपको बता सकूं कि यार ये अगर रिक्वायरमेंट है तो ये प्रैक्टिकली किस तरीके से होता है, इसका एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर किस तरीके से आएगा। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसको लाजमी देखें, बिकॉज वही चीजें इंशाल्लाह आपको पास कराएगी। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल ग्रेन सॉल्यूशन इज अ लार्ज स्केल प्रोसेसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज ऑपरेटिंग अक्रॉस पाकिस्तान। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? वही आधे पौने पेज का सवाल। फॉर ईच ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड अबव कंडक्ट अ इन अकॉर्डेंस विद योर असेसमेंट शुड स्पेसिफिकली एड्रेस द नेचर एंड मैग्नीट्यूड, द लाइक्लीहुड, the relevant time horizon, the impact on the cash flow, access to finance and cost of capital। 15 नंबर का सवाल है। Also conclude on matter whether it is material to the related risk and disclosure। सही है। Global Grain Solution is a large scale processor and distributor of agriculture commodities operating across Pakistan। Its business model depends on sourcing raw crops from contract growers, processing them at own facilities, and distributing the finished product through regional distributors। The company's operations are governed by 3 distinct business and strategic planning cycles, whose time horizons are explained as follows. The crop procurement and processing cycle covering 0 to 2 years। 2 साल के अंदर जो है आप क्रॉप को, GGS is a large scale processor। अच्छा, ये पढ़ लिया। The company's operations are governed by 3 distinct business strategic planning cycle, whose time horizons are explained as follows. The crop procurement and processing cycles covering 0 to 2 years. The capital investment planning cycle for the processing infrastructure covering 3 to 7 years। The strategic sourcing planning cycle covering 8 years and beyond। The following matters have arisen during the preparation of the company's sustainability related financial disclosure। पहला क्या है, समझिए क्वेश्चन। आप काम क्या करते हो, एक एग्रीकल्चर जो लैंड है वो आपको एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्रोवाइड करती है, और उसके बेसिस पे आप उसको प्रोसेस करते हो और आगे फूड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट। सिंपल सा, सही है। स्टारबक्स वाले एग्जांपल को थोड़ा समझो। स्टारबक्स आपको कोको बीन्स प्रोवाइड करता है, और जब कोको बीन्स प्रोवाइड करता है तो आप उसे प्रोसेस करते हो, कॉफी बनाते हो और डिस्ट्रीब्यूट। सही है। अच्छा, मसला क्या है, वो जो एग्रीकल्चर हो रही है जिन रीजन्स में, वहां पे वाटर स्ट्रेस। The companies initiated operations in a new crop processing facility in a region classified as high baseline water stress। क्या मतलब इसका, कि जी जो आप पानी वहां पे यूज कर रहे हो तो उसका वो हाई बेसलाइन, इसका मतलब वहां पे ऑलरेडी इलाके में, शहर में पानी की किल्लत है, और अगर आप पानी अपने ऑपरेशन के लिए यूज करेंगे तो वहां के लोगों में किल्लत हो सकती है पानी की। टैक्सी वाली एग्जांपल याद आ रही है जो वहां की थी, इंडिया की थी। सही है। Water is the primary operational input in crop processing। The facility account annual processing capacity regulation have issued a notice requiring all industrial user in the region to reduce the water withdrawal by 20 in the next 18 months। Failure to comply may result in the suspension of operating permits। The company has not yet developed a mitigation or water efficiency plan for this facility। बच्चों, आपसे क्या कह रहा है, the nature and magnitude of the
potential effect, the likelihood of the occurrence, the relevant time horizon, and the impact on the company's prospect, including its cash flow, access to finance, and cost of capital. बच्चों यहाँ पे जो आपके पास नेचर ऑफ इस पूरे सवाल को देखो तो इसकी नेचर है क्या? वाटर स्ट्रेस। और वाटर स्ट्रेस के ऊपर क्या आ रहा है? हाँ जी, रेगुलेशन इंट्रोड्यूस। कम्युनिटी का मसला थोड़ी है, बस आपको डर किस चीज से लग रहा है? तो अगर आप ये कहोगे कि जी मेरा रिस्क क्या है, तो इस रिस्क की नेचर क्या है? तो वाटर स्ट्रेस हाई बेसलाइन की वजह से एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इम्पोज होने वाली है या हो चुकी है। दैट इज द नेचर ऑफ द रिस्क ना यार। भाई जो जो हेडिंग होती है वो क्या है? नेचर है ना बच्चों। तो यहाँ पे नेचर ऑफ द रिस्क क्या है? वाटर स्ट्रेस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। क्या बात समझ? मैग्नीट्यूड क्या है? अब मुझे मैग्नीट्यूड हाईलाइट करके दे दो। तो हम एक काम ये करते हैं, ग्रीन को ग्रीन से कनेक्ट करा। अब मैग्नीट्यूड कोई और कलर सेलेक्ट कर लो। अब मुझे मैग्नीट्यूड बताओ, सवाल में ऐसी क्या लिखा हुआ है, सवाल में ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि मैग्नीट्यूड से रिलेट करती है? हाँ जी, आपकी आपके टोटल ऑपरेशन का, आपकी टोटल कैपेसिटी कितना परसेंट रिप्रेजेंट करता है? ये 35% रिप्रेजेंट करता है आपके टोटल। सवाल से इंफॉर्मेशन उठाई, किससे के साथ कनेक्ट कर दी? मसला यार, मैं सवाल से ही कह रहा है ना, क्या कह रहा है? फॉर ईच ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब्ड अबव, कंडक्ट अ मटेरियल assessment, योर असेसमेंट शुड स्पेसिफिकली एड्रेस क्या? द नेचर। तो पहली चीज जब आप बोर्ड को बताओगे कि बोर्ड एक मसला है और ये हमारा मटेरियल रिस्क है, तो बोर्ड बोलेगा मसला क्या है? तो आप कहोगे मसला क्या है, नेचर क्या है मसले की? वाटर स्ट्रेस है और रेगुलेटर। तो फिर बोर्ड अगला सवाल आपसे क्या पूछेगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? आप कहोगे सर ये हमारी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी का 35% रिप्रेजेंट करता है। लाइकलीहुड ऑफ द अकरेंस क्या है? क्या लगता है कि रेगुलेशन आ जाएगी? भाई फ्यूचर से रिलेटेड है ना, तो लाइकलीहुड सवाल में क्या लिखा हुआ? आप लाइकलीहुड के एक अलग कलर दो जल्दी से। क्या सवाल में लाइकलीहुड लिखा है? रेगुलेटर्स हैव इशूड अ नोटिस रिक्वायरिंग ऑल इंडस्ट्रियल यूजर इन द नेचर टू रिड्यूस द वाटर विड्रॉल बाय 20% विद इन द नेक्स्ट। लाइकलीहुड है इसकी, है नोटिस इशू। क्या मसला था यार? तो सवाल से हमने उठानी थी इंफॉर्मेशन और सवाल से ही हमने नीचे इसको कनेक्ट करना था। द रेलिवेंट टाइम होराइजन असेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंपनीज बिजनेस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग साइकिल। कंपनी के 3 बिजनेस साइकिल थे भाई, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। ऐसे ही था। क्रॉप प्रोक्योरमेंट प्रोसेस साइकिल कवरिंग 0 to 2 years, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कवरिंग 3 to 7 years, स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग प्लानिंग साइकिल कवरिंग 8 years एंड बियॉन्ड। ये अगले 18 महीने में आ रहा है। ये कौन सी साइकिल है? 0 to 2 years वाली साइकिल। चलो इसको भी कर लेते हैं। क्या इसका इम्पैक्ट कंपनी के प्रोस्पेक्ट पे पड़ेगा, इंक्लूडिंग इट्स कैश फ्लो, एक्सेस टू फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कैसे पड़ेगा? अब यहाँ ड्राफ्टिंग है, ये इसने डिफाइन नहीं करा हुआ है फॉर असेसमेंट। अब यहाँ ड्राफ्टिंग है जो कि सिखाई थी। क्या करेंगे? वाटर स्ट्रेस है, रेगुलेशन इंपोज होने वाली है और वो आपसे कह रहा है 20% में आपने रेगुलेटरी विड्रॉल करनी है, नहीं तो हम लाइसेंस से टर्मिनेट कर देंगे। जब लाइसेंस टर्मिनेट हो जाएगा आपका, तो क्या इसकी वजह से आपके एक्सेस टू फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फर्क पड़ेगा? कैसे पड़ेगा भाई? हाँ जी, सॉरी, अगर मैं रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस कर दूंगा तो मेरी 35% रेवेन्यू उड़ गई। 35% प्रोडक्शन कैपेसिटी है वहां पे। जब मेरी 35% रेवेन्यू उड़ गए तो क्या मेरे कैश फ्लो में इंपैक्ट पड़ेगा? जब मेरे कैश फ्लो से इंपैक्ट पड़ेगा तो मेरे प्रॉफिट लॉस खराब हो जाएंगे। जब मेरे प्रॉफिट लॉस खराब हो जाएंगे तो मैं बैंक के पास जाऊंगा लोन लेने के लिए। मेरा पैसा नहीं आ रहा ना, जब पैसा नहीं है तो पैसा लेने के लिए कहाँ जाऊंगा? बैंक के पास जाऊंगा। क्या बैंक से पैसे को एक्सेस करने में मुश्किलात पेश आएंगी? अगर मुश्किलात पेश आएंगी वो मुझसे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। जब वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो यही तो कॉन्सेप्ट है। मतलब सवाल में ही वो आपको आंसर दे रहा है यार। सवाल में इसने आपको क्या दिया है बच्चों? ऐसा ही है। आखिरी जो पॉइंट है यहाँ ड्राफ्टिंग है। आखिरी इस पॉइंट में ड्राफ्टिंग है, आखिरी इस पॉइंट में कॉन्सेप्ट है नेचर, लाइक्लीहुड, मैग्नीट्यूड। अगर आपको पता है और सवाल में वो बता रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आपसे बोले लाइक्लीहुड मैग्नीट्यूड बताओ, उससे सवाल में इंफॉर्मेशन ना दी? मेरे बच्चों बात समझ आ रही है यार? सही है। आप कहते हो ये चीजें भी IFRS S1 और S2 ने जो है वो एक्सप्लेन की हुई है। हाउ द एंटिटी असेस द नेचर, लाइक्लीहुड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इफेक्ट ऑफ। तो ये तो सवाल में पूछा, नेचर, लाइक्लीहुड एंड। अब सवाल ये है कि ये 7 लाइनें जो लिखी है, इससे 15 नंबर का सवाल आ गया। ये 7 लाइनें आपने पढ़नी नहीं है, सिर्फ पढ़ के समझ। क्या आपको पेपर से पहले पता था कि नेचर क्या होती है? क्या आपको पता था कि लाइक्लीहुड क्या होता है? क्या आपको पता था कि मैग्नीट्यूड में क्या लिखता है? अगर ये नहीं पता था तो इसका मतलब आपकी तैयारी कंप्लीट। और अगेन जो मैंने आईके में पार्टनर्स को ट्रेनिंग दी है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, उसके एंड में मैंने एक इम्पैक्ट और फाइनेंशियल मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें मैंने बताया कि रिस्क को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी जो असेसमेंट होती है वो, जिसमें आपको थोड़ा बहुत लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड का आइडिया थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। वो लाजमी देख लेना बच्चों, वो पार्टनर्स लेवल की ट्रेनिंग, लेकिन इंशाल्लाह आपका बहुत फायदा होगा। डन हो गया बच्चों? यार किसी ने कुछ गलत किया था इस सवाल में मेरे बच्चों? बच्चों जल्दी जवाब दे दो, बारिश हो गई मसला हो जाएगा। चला रिस्क ना लो यार, रिस्क ना लो। चलो जबरदस्त, थोड़ा सा और आगे बढ़े। अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 इज कि यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड इतनी ज्यादा हेल्प नहीं कर, तो रिस्क मैनेजमेंट वाला सवाल मुश्किल था, लेकिन आंसर कहाँ पे था? यहाँ पे था कि आपको स्टैंडर्ड हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में ही क्या था? आंसर था। और एक कॉन्सेप्ट था, कौन सा वाला बच्चों? ये ड्राफ्ट करना। इसके ड्राफ्टिंग आईएफआरएस से नहीं पता, इसके एग्जांपल दे सकते हो, तो कॉमन सेंस ये ड्राफ्ट करना। और वो मेरा हैंड आउट याद है जिसका अंदर मैंने हर एक रिस्क का बताया हुआ है कि किस तरह से एक्सेस टू फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे देखना है और यूज करना है उसको। अच्छा, दूसरा मसला है क्रॉप yield volatility. The company's internal analysis projects a 15 to 25% reduction in crop yields across its primary sourcing hub by 2035, driven by accelerating decline of natural pollinators and soil degradation in a key, याद आ रहा है Starbucks वाला example? In the current year, an unexpected collapse in the pollinator population in the key sourcing region destroyed approximately 8% of the contracted crops, forcing GGS to procure the replacement crop from spot market at a 40% price premium. याद आ रही है कॉफी की प्राइसेस जो बढ़ी थी? Management noted that such events were previously considered low probability. However, the three similar disruption events have occurred during the last 5 years. अगेन सवाल को मिटाएं। सवाल की पहली रिक्वायरमेंट ग्रीन से है, नेचर। क्या सवाल में नेचर बताई गई है मुझे? अब जल्दी से आपने बताना है क्या सवाल में नेचर बताई गई है मुझे? क्रॉप यील्ड की वॉलेटिलिटी ड्यू टू, एक कंप्लीट पूरा इकोसिस्टम है ना यार हमारा। इकोसिस्टम में अगर आप कहीं चीज खत्म होती है, डिमिनिश होती है, डिस्ट्रॉयड, इवन जो इंसेक्ट्स होते हैं, सही है, अगर वो भी डिस्ट्रॉयड होता है तो उसकी वजह से आपके एग्रीकल्चर पर इंपैक्ट आ जाएगा। जब एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट आएगा तो आपकी इकोनॉमी में इम्पैक्ट आ जाएगा, सही है। अच्छा, मैग्नीट्यूड 15 से 25% रिडक्शन इन द क्रॉप यील्ड, और उसकी वजह से मुझे जो माल खरीदना पड़ा वो कितने प्रीमियम पे खरीदना पड़ा? 40%। तो क्या ये कंपनी के लिए मैग्नीट्यूड है इसका? या ऐसी 0.1 0.2% है भाई? 50। तो ये सवाल से आपने उठा दिया। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम ग्रीन कलर दे रहे थे, हमने ग्रीन कलर दे दिया। सॉरी, ब्लू कलर दे रहे थे, हमने ब्लू कलर दे दिया। 15-25% reduction in the crop yield, approximately 8% of contracted crops at 40% price। इसका मैग्नीट्यूड बहुत। The likelihood of occurrence, हाँ जी, likelihood है इसकी। आपको लगता है ये होगा? सवाल में देखो, पहले इसकी लो प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन पास्ट ईयर्स में दिस डिसरप्शन हैव थ्री सिमिलर डिसरप्शन हैव अकर्ड ड्यूरिंग द लास्ट। तो पिछले 5 साल में अगर 3 बार हो गए तो इसका मतलब है आगे जाके भी असेस अगले 2 साल में तो। और ये आपसे किस और आपकी किस चीज से रिलेट करता है? ये क्रॉप से रिलेट करता है, और क्रॉप की लाइफ साइकिल क्या है? 0 to 2 years। तो क्या अगले 2 साल में ये इवेंट के चांसेस हैं आपके? अगर अगले, तो इसका मतलब ये तो शॉर्ट टर्म में है, तो इसकी लाइकलीहुड मीडियम टर्म में नहीं है। इसकी लाइकलीहुड कहां पर है मेरा भाई? इसकी लाइकलीहुड तो शॉर्ट टर्म में है, तो भाई इसकी तो लाइकलीहुड भी है। तो लाइकलीहुड और रेलेवेंट टाइम होराइजन कौन सा हो गया? शॉर्ट टर्म हो गया मेरे बच्चों। क्या ये आपके एक्सेस टू फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैश फ्लोस को अफेक्ट करेगा मेरे भाई? अगर क्रॉप यील्ड आपकी कम हो जाएगी तो इसका मतलब आपकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो सकती, और जब आपकी डिमांड पूरी नहीं हो सकती तो इसका मतलब है आपको ऑल्टरनेटिव सप्लायर के पास जाना पड़ेगा। जब आप ऑल्टरनेटिव सप्लायर के पास जाना पड़ेगा तो आपको उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जब आप उसको प्रीमियम पे करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके जीपी मार्जिन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप कस्टमर के डिमांड को पूरी ना कर सके, उसके ऑर्डर पूरे ना कर सके, जिसकी वजह से कस्टमर अपना आपको क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। और जब कस्टमर चेंज आपको कर लेगा तो इसकी वजह से आपके रेवेन्यू क्या हो जाएंगे? डिक्लाइन हो जाएंगे। जब रेवेन्यू डिक्लाइन हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्लाइन कर जाएगी, जो कि बैंकर को शायद अच्छी ना लगे। और जब बैंकर्स को अच्छी नहीं लगेगी तो वो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। जब वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी। पीआईए को जिस रेट पे लोन मिलता है और यूनिलेवर को जिस रेट पे लोन मिलता है, जमीन आसमान का फर्क। क्यों? नंबर्स अच्छे नहीं है ना कुछ। बच्चों के यहाँ तक बात समझ लो। ये आखिरी लाइन में तो आपने ऐसे लिखो यार, ये तो आपका एरिया है, समझ आ रही है? ये तो आपका एरिया था। अब ये पेपर में सवाल आया यार, कि मुझसे कह रहा है कि सवाल से ही आंसर बना के दे दो। नेचर, लाइक्लीहुड, मैग्नीट्यूड, असेसमेंट, यहाँ तक बात समझ आ रही है बच्चा? और अगर इस सवाल को थोड़ा सा स्टारबक्स के साथ कंपेयर करना, इंडस्ट्री डिफरेंट है लेकिन वो है एग्रीकल्चर, सही है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। अभी आपको कहाँ लेके जा रहा है? एश्योरेंस की तरफ लेके जा रहा है। कहाँ लेके जा रहा है? पहले आईक्यू में मैं बैठा हुआ था, रात तक आईक्यू में लाइट थी, जैसे ही लाइट आई तो मैं घर जाता था, घर गया तो घर पे लाइट नहीं, तो जहाँ जहाँ मैं जा रहा था वहां पर लाइट गई। फिर सुबह फजर में लाइट आई है। चले जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑल्सो कंक्लूड इन इच मैटर वेदर इट इज मटीरियल। हाँ ना, मटीरियल है ना भाई। जब लाइक्लीहुड भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो फिर मटीरियल हो गया ना यार। लाइक्लीहुड भी है और मैग्नीट्यूड, इसका मतलब है क्या हो गया भाई? क्वेश्चन नंबर 3, हार्वेस्ट
चेन फूड्स मटेरियल लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी इंगेज। अच्छा, क्वेश्चन 3 के अलावा अगर मैं कोई और चीज देखूं तो हमारे पास IFRS S1 S2 से कोई और सवाल है? चलो, अगर क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है तो हम उसको देख लें। हार्वेस्ट चेन फूड्स लिमिटेड is a listed company engaged in the sourcing, processing and distribution of the agriculture commodities primarily rice। अच्छा बच्चों, एक चीज बता दो, कुछ थोड़ा सा फायदा हो रहा है यार, समझ आ रहा है कि गलतियां हो कहाँ पे रही हैं। और अब जो पढ़ना है तो वो जो 7 पेज 7 लाइनें लिखी हुई हैं रेस्क्यू, उसको सिर्फ पढ़नी नहीं है, उसको समझनी है, उसको कनेक्ट करनी है। एक एक वर्ड के ऊपर जो एडिशनल गाइडेंस है, जो रिपोर्ट्स, उन सबको देखने के किस तरह की चीजें डिस्क्लोज होती है। सही है, जबरदस्त जबरदस्त। Harvest Chain Foods Limited is a listed company engaged in the sourcing, processing, and distribution of agriculture, primarily rice, wheat, and या बस मुझे 1 मिनट दो, मैं मेडिसिन लिख लेता हूँ। So HCFL is a listed company engaged in the sourcing, processing, and distribution of agriculture commodities, primarily rice, wheat, and edible oils. It operates 4 processing facilities in Pakistan and maintains a sourcing relationship with more than 450 independent contract farmers who are classified as Tier 1 का मतलब कि डायरेक्टली आपको सप्लाई करते हैं, Tier 2 का मतलब है सप्लायर को कोई और सप्लाई करता है। सही है, तो Tier 1 से तो ये वो एक कंपनी बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रही है, 450 सप्लायर्स उसमें क्या करते हैं। आपने कभी लेदर कंपनी का ऑर्डर किया तो लेदर कंपनी का सप्लायर एक थोड़ी होता है, खाले चाहिए होती है उनको, तो खाले को एक सप्लायर थोड़ी प्रोवाइड करेंगे, खाले 450 सप्लायर। इस तरीके से उसको भी जो है वो 450 सप्लायर्स इसके अक्रॉस पंजाब एंड सिंध। The company has decided to issue its first sustainability report for the year ended 31 March 2026, prepared in accordance with the recognized sustainability reporting framework। HCFL, अच्छा किसके हिसाब से हो रहा है? डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज्ड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग framework। HCFL has appointed Hamid and company to provide reasonable assurance on the sustainability report. During preliminary engagement activities, the engagement team has identified that the disclosure on Scope 3 greenhouse gas emission and the supplier labor practices are derived from data collected through an annual self-assessment questionnaire sent to HCFL's Tier 1 contract farmers। Of the 450 farmers in the Tier 1 network, 312 returned the completed। तो मेरे को सवाल पूछो उनसे, भाई हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रख रहे हो कि नहीं रख रहे, एमिशन तो नहीं कर रहे, वेस्ट वगैरह पानी में पॉल्यूट तो नहीं कर रहे। The company used sector average benchmark from a 2021 industry publication to estimate the Scope 3 emission and to fill the data gaps for the 138 non-responding farmers। None of the 450 farmers has been subject to any independent verification of their reported data through the जो सवाल से आंसर आ रहा है वो आ रहा है इंडिपेंडेंटली, मैं उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा। The management has also confirmed that its contractual arrangement with the farmers do not include any right of access provision that would allow HCFL or Hamid and Company to inspect farm level records directly or conduct, अब वो कह रहा है evaluate whether a precondition for a reasonable, कौन सी assurance भाई, on the above specific sustainable disclosure have been met in accordance with ISSA 5000, where the precondition have not been met, state the course of action available to Hamid and again आधे पेज का सवाल कितने नंबर का? 15 नंबर का। जब ये सवाल आया है मेरे पास तो इस सवाल को मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर देता हूँ, इंफॉर्मेशन को ऐसे मिटाता हूँ। अब मेरी बाइबल क्या है बच्चों, जल्दी से बता दो मेरी बाइबल क्या है? ISSA 5000। यार क्या हो गया भाई, तो हम ISSA 5000 में चले जाते हैं बच्चों, ऐसे ही कर लें। अच्छा, सवाल कहाँ से आया है? इंडेक्स में गए, सवाल कहाँ से आया है मेरा भाई? यहाँ पे कहाँ जाऊँ भाई? पूरा इंडेक्स में मैंने देखा, कहाँ जाऊँ जल्दी से बता दो। एक्सेप्टेंस में जाऊँ, फॉर्म लेवल में जाऊँ, EQCR में जाऊँ, फ्रॉड में जाऊँ, कम्युनिकेशन में जाऊँ, डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँ, या प्री कंडीशन फॉर एन एश्योरेंस एंगेजमेंट में जाऊँ? प्री कंडीशंस फॉर एन एश्योरेंस 75 से 84 तक, सही है। तो पैराग्राफ 75 से 84 डन हो गया। अगेन क्या काम करना है, सीधे हाथ में प्री कंडीशन, उल्टे हाथ में सवाल, दोनों का आपस में कंपेयर करना है, कंपेयर करना है, मेरा आंसर बन गया। क्या मुश्किल थी भाई, क्या मुश्किल थी यार, देखिए सुनो। The practitioner shall obtain a preliminary knowledge of the engagement circumstances, including the sustainability information to be reported and whether the scope of the proposed assurance engagement encompasses all or part of the sustainability information। क्या स्कोप में 450 सप्लायर्स हैं
क्या 450 सप्लायर में से सिर्फ 312 सप्लायर का डेटा अवेलेबल है, बाकी का डेटा अवेलेबल नहीं है? और क्या इन 450 को जाके मैं एक्सेस कर सकता हूं? भाई यही तो लिखना है, और लिखना क्या है? तो जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन मैच कर रही है उसके बारे में कमेंट्री कर दो, और जहां पे सवाल में उस चीज के ऊपर कुछ नहीं बताया वो लाने लिख के आज। तो यहाँ तक बात समझ आती है? इन ऑर्डर द preliminary knowledge of the engagement, the practitioner shall consider whether the entity has a process to identify। सही है, सवाल में इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। Evaluate whether the roles and responsibilities management those of governance are present। सही है, कॉपी कर दिया, बिकॉज सवाल में इसके ऊपर कोई चीज स्पेसिफिकली नहीं लिखी, तो मैंने कॉपी कर दिया इसको। Evaluate whether the engagement exhibit all of the characteristics, सवाल में मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। सही है। क्या सस्टेनेबिलिटी मैटर्स अप्रोप्रिएट है, मेरी तीसरी हेडिंग आ गई। द प्रैक्टिस shall evaluate whether the sustainability matters within the scope of the engagement. In doing so, the practitioner shall consider whether those system matters are identifiable and capable of consistent measurement। क्या consistent measured हो रही है स्कोप 3 के एमिशन? एक जगह पे मुझे डायरेक्ट क्वेश्चनर्स आ रहे हैं, दूसरी जगह पे मैं 2021 की रिपोर्ट्स के बेसिस पे देख रहा हूं कि क्या एमिशन हो रही है। प्यारे बच्चों, क्या कंसिस्टेंट है? जल्दी से बता दो। इस कंसिस्टेंट को, मेरे बच्चों, इस कंसिस्टेंट को सिर्फ और सिर्फ सवाल में यहां से कंपेयर करके मुझे बता दो। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ, और एक तरफ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन हो रहा है। मेरे बच्चों, करना क्या है, सवाल की इंफॉर्मेशन को क्या करना है मेरे भाई। लेकिन मसला ये है, अगेन मसला क्या है, ये जो कंसिस्टेंट मेजरमेंट है इसको पढ़ के फारिग नहीं करना है। कंसिस्टेंट मेजरमेंट को समझने के, इसका मतलब क्या है कंसिस्टेंट मेजरमेंट का। अगर कंसिस्टेंट मेजरमेंट का मतलब समझ में नहीं आएगा पेपर में, आप ये पेपर में भी आप पढ़ोगे और पढ़ के आगे निकल जाओगे, और पढ़ के इसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बच्चे, क्या ये लॉजिक समझ आ रही है यार? सुटेबिलिटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया, गौर से सुनना, गौर से सुनना। सुटेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया, सुटेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया। क्या सवाल से रिलेटेड इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है बच्चों? इन अकॉर्डेंस विद द रिकॉग्नाइज्ड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो अगर रिकॉग्नाइज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, तो आप कहेंगे, जो सवाल में लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, तो इसका मतलब, इसका मतलब क्या हो गया भाई, जल्दी से बता दो। इसका मतलब हो गया कि जो सस्टेनेबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो सुटेबल, रिकॉग्नाइज। अगर सवाल में लिखा होता है इंटरनली डेवलप, तो आप कहते हैं जी अब मैं असेस करूंगा कि क्राइटेरिया क्या एक्सेप्टेबल, इस करना क्या, सवाल के इंफॉर्मेशन को मत करते हैं। ये पेपर आया था यार भाई, ये पेपर आया था। सही है। एविडेंस, नो, इन ऑर्डर टू असेस whether the preconditions are present, आपने ये देखना है कि क्या एविडेंस टू सपोर्ट द प्रैक्टिशनर कंक्लूजन, फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। द प्रैक्टिशनर shall determine whether the practitioner expect to be able to obtain evidence needed to support the practical, the practical provision in the form is to be contained in a written। क्या प्रैक्टिशनर को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एविडेंस ऑब्टेन कर सकता है? सोचे मेरी बात को। सप्लायर कह रहा है मैंने 100 मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन करी, मैनेजमेंट ने उसको अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दिया। आपने कहा इस 100 के पीछे क्या सपोर्ट है, मैनेजमेंट ने आपको वो क्वेश्चन दे दिया कि मैंने उसको क्वेश्चन भेजा था, उसने उसका आंसर लिख के दे दिया। क्या उस कागज के पर्चे पे आप रिलाई करोगे? आपको क्या करना पड़ेगा, उस 100 के पीछे एविडेंस लेने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? सप्लायर के पास। सप्लायर से इंफॉर्मेशन और लेनी पड़ेगी, सप्लायर का एक्सेस करना। क्या वो एक्सेस है आपके पास? तो जब इंफॉर्मेशन का एक्सेस ही नहीं है, तो क्या रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकते हो? और सेकंड चीज, गौर से सुनना मेरे बच्चों, एक वर्ड है, क्या मैनेजमेंट का पास प्रोसेस है? सवाल की सबसे पहली चीज क्या लिखी थी, बड़े गौर। और ये 76 पैराग्राफ ए क्या लिखा हुआ है, कंसीडर वेदर द एंटिटी हैज अ प्रोसेस टू इंफॉर्मेशन टू बी। मुझे एक बात बताओ, कंपनी के पास जो नंबर आ रहा है, क्या कंपनी के पास कोई प्रोसेस कंट्रोल है कि ये चेक कर सके कि ये नंबर सही है या गलत है? वो याद आ रहा है, ऐसा 402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यूजर एंटिटी कंट्रोल और सब सर्विस कंट्रोल। मेरे पास एक तो कभी हम बैंक रिकंसिलिएशन क्यों बनाते हैं भाई? जब बैंक से तुम्हें स्टेटमेंट आ रही है तो तुम रिकंसिलिएशन क्यों बना रहे हो? इसलिए बना रहे हो ना भाई, क्या मतलब बैंक गलत देते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या आ रहा है, तुम्हारे हिसाब से क्या है, दोनों का हम आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, रिकंसाइल करते हैं। यहाँ पे क्या मैनेजमेंट का कोई प्रोसेस है? मैनेजमेंट का कोई प्रोसेस नहीं है। सिंपली क्या है, जो वहां से डेटा आया उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, ऑडिटर को दे दिया, ऑडिटर को बोला रिपोर्ट दो मुझे, तो ऑडिटर रिपोर्ट देगा।
और तो पहले ये बोलेगा भाई तुम्हारा प्रोसेस, तुम्हारा तो कोई प्रोसेस ही नहीं है, तो तुम्हारा कोई प्रोसेस ही नहीं, तो इसका मतलब है मैं इसके ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन। सवाल की अगली रिक्वायरमेंट है कि अगर अगर प्री कंडीशन मौजूद नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा, ये सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट जो आपके आंसर यहाँ पे अगेन 15 नंबर का सवाल। तो पहले 15 नंबर का सवाल 7 लाइनों से था, दूसरे 15 नंबर का सवाल जो है वो सवाल में ही था, और तीसरा जो सवाल था वो IEEE से 5000 का 7 पैराग्राफ थे, 7 पैराग्राफ थे। वो 7 पैराग्राफ आप लिख रहे थे, सवाल से कंपेयर करना था आपका मतलब। क्या ये अप्रोच मेरे बच्चों ने यूज करी थी? बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है यार? क्या पढ़ना कैसे है? गिनती के 100 150 200 पेजेस उसको अच्छे से पढ़ लो यार। सही है। और एक्सपेंसिव तभी अगर आप लेक्चर्स भी देखो या किताब भी देखो, तो उस लेक्चर किताब के अंदर जो है वो हर एक पैराग्राफ के ऊपर मैंने डिस्कोर्सेस बताए हुए हैं। तो जब वो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आइडेंटिफिकेशन होती कैसे, असेसमेंट होती कैसे, रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसीज क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन सबसे आसान सवाल है, सबसे आसान सवाल। और आपसे क्या कह रहा है? वॉल्ट एज मोटर्स इज अ लार्ज ऑटो, BMW वाली एग्जांपल याद आ रही है, इज अ लार्ज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, approximately 85% of vehicle its sales are powered by internal combustion engines, while the remaining 15% are electric. The company's Sustainable Disclosure Committee has identified a list of emission sources that it considered for inclusion in the company's greenhouse gas emission disclosure in the sustainability report. For each source, the SDC has documented management stated position regarding whether the related emissions should be included from the company's GHG emission disclosure. The emission sources identified by the SDC along with the management stated position in each source are presented in the table below. In the light of IFRS S2, classify each source according to the appropriate greenhouse gas emission scope. Also critically evaluate the management, सिर्फ स्कोप 1 स्कोप 2 स्कोप 3 नहीं बताना है, बल्कि मैनेजमेंट के स्टैंड्स को क्रिटिकली इवेल्युएट भी करना है, और फिर आपने सजेस्ट करनी है कि इसकी अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन क्या है, और अगर स्कोप 3 है तो स्कोप 3 की कैटेगरी क्या है। तो इसके लिए तो फौरन से आप IFRS S2 में चले जाए, और IFRS S2 में अपने आंसर को आप जो है यहाँ पे आ जाए। हाँ तो सही है, मुझे आसान सवाल था, ये मुश्किल नहीं था। और कोई 7 सिनेरियो उसने आपको दिया है। वो कह रहा है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर रहा हूँ फॉर द असेंबली लाइन्स एंड फैक्ट्री लाइन, और उसके ऊपर कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी इज अ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, अकॉर्डिंगली दीज एमिशन विल बी इंक्लूडेड टुगेदर विद द कंपनीज अदर डायरेक्ट फैक्ट्री एमिशन। क्या ये कंपनी की डायरेक्ट एमिशन कौन सी होती है? कौन से आ जाए, और ये ड्राफ्ट करना है मैंने, ऐसे स्कोप और स्कोप को नहीं लिखना है। मैंने क्या करना है, मैंने इसको ड्राफ्ट करके बताना, जब मैंने इसको ड्राफ्ट करके बताना है मेरे बच्चों, तो मैं इसको ड्राफ्ट करके कैसे बताऊंगा? मैं कहूंगा स्कोप 1 डायरेक्ट एमिशन होती है। तो क्या ये स्कोप 1 है? क्या कंपनी के प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी में परचेज कर रहा हो, तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एमिशन हो रही है, क्या वो कंपनी की बाउंड्री से हो रही है, कंपनी के प्लांट से हो रही है? नहीं। वो कहां पे हो रही होगी? जहां प्लांट लगा हुआ होगा। तो ये कौन सी है? इनडायरेक्ट ग्रीनहाउस एमिशन फ्रॉम द जनरेशन ऑफ परचेज और एक्वायर्ड। तो ये स्कोप से डेफिनेशन आपने कॉपी करी। सुनिएगा, अगर मैं के इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिसिटी ले रहा हूं और प्लांट मैंने लगाया हुआ है, और उस प्लांट से जो है वो प्लांट चला रहा हूं मैं के इलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिसिटी से, तो कंबशन मैं नहीं कर रहा हूं, एमिशन मैं नहीं कर रहा हूं, एमिशन कौन कर रहा है? के इलेक्ट्रिक। सही है। चूंकि के इलेक्ट्रिक बना किसके लिए रहा है? इलेक्ट्रिसिटी मेरे लिए बना रहा है, तो मेरे लिए ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि मेरी बाउंड्री से, मेरे प्लांट से धुआं नहीं निकल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही है। सही है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको आपको जो मिथेन गैस होती है उसको कंबस्ट करनी पड़ती है। तो उस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रही है वो मेरी बाउंड्री से नहीं हो रही है, वो कहां से हो रही है? क्या इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या स्कोप 1 में दिखाएगा, मैं कहां दिखाऊंगा इसको? स्कोप स्कोप 2 में। तो कुछ नहीं करना था आपको, क्या सवाल वो कह रहे हैं मैनेजमेंट के स्टैंड्स को क्रिटिकली इवेल्युएट करो, तो आप बोलोगे भाई डायरेक्ट तो स्कोप 1 होती है, आप तो नहीं कर रहे। कर कौन रहा है? जो प्राप्त, इसका मतलब है आपके लिए कौन से स्कोप में फॉल करेगी? कुछ नहीं करना था, डेफिनेशन को कॉपी पेस्ट करना, और डेफिनेशन को कॉपी पेस्ट करके सवाल से नहीं। बच्चे आसान सवाल था। एमिशंस फ्रॉम द व्हीकल सोल्ड टू एंड ऑपरेटेड बाय, once a vehicle is sold, legal ownership and the operational control are transferred to the customer. The resulting emissions arise from the customer use of the vehicle and are therefore the customer responsibility to report, not the। वो कह रहा है भाई जहां मैंने गाड़ी बेची, अब गाड़ी से जो इलेक्ट्रिसिटी, गाड़ी से जो धुआं निकल रहा है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कि गाड़ी को अब मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ। गाड़ी का कंट्रोल क्या हो चुका है? ये जो कंट्रोल वाली बात थी, ये तो सब्सिडीज और एसोसिएट के लिए होती थी। जीएनजी में मैंने आपको चीज पढ़ाई थी, ऑपरेशनल कंट्रोल और फाइनेंशियल कंट्रोल।
वो जो कंट्रोल वाली बात थी वो तो आपकी कंपनीज के ऊपर होती है। चूंकि ये आपकी जाएगी, ये आपकी कहाँ फॉल करेगी बच्चों, ये आपकी फॉल करेगी स्कोप इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन दैट अकर्ड इन द, और वैल्यू चेन को आप कंट्रोल करो ना करो ये तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वैल्यू चेन को आप कंट्रोल करो या ना करो ये तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आपके सप्लायर, जरूरी थोड़ी सप्लायर को मैं कॉन्ट्रैक्ट करूं, इसका तो मतलब मैं पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा हूं, नहीं। तो वैल्यू चेन में कंट्रोल का प्रोसेस अप्लाई, ये तो वैल्यू चेन में कंट्रोल का कॉन्सेप्ट अप्लाई। तो ये जो मेरी एमिशन हो रही है मेरी वैल्यू चेन में हो रही है, वैल्यू चेन की डेफिनेशन में जाओ और बताओ कि वैल्यू चेन की डेफिनेशन ये है, और फिर आप कहो कि जी यहाँ पे जो आपके पास हो रही है यूज ऑफ कैटेगरी 11 अप्लाई हो, कि वो जो आपने प्रोडक्ट सोल्ड कर दिया है, अब जो वो उसको यूज कर रहा है और यूज करके जो एमिशन हो रही है ये आपके स्कोप। तो बीएमडब्ल्यू वाले, बीएमडब्ल्यू पागल थोड़ी था, इतनी जबरदस्त डीजल डीजल की कार बनाता था और इंजन कार बनाता था और इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो रहा है। मेजोरिटी जो कंपनीज है वो किसमें शिफ्ट हो रही है, वो इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो रही है। क्यों शिफ्ट हो रही है, बिकॉज वहां से जो कार्बन एमिशन होगी वो किसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है, डाउन स्ट्रीम, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। एमिशन जनरेटेड बाय द ब्लास्ट फर्नेसेस ऑपरेटेड बाय द इंडिपेंडेंट रॉ मटेरियल, as VMs neither owns nor control its suppliers' facilities, these emission falls outside the reporting boundary and will therefore not be included. रिपोर्टिंग बाउंड्री पता है ना कि मैंने अपनी कौन कौन सी सब्सिडीज के एमिशन को मैंने अपना पार्ट बनाना है। सप्लाई के केस में बाउंड्री का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, सप्लायर के केस में तो वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट है, और वैल्यू चेन में कंट्रोल का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब वैल्यू चेन में तो अगर आपकी वैल्यू चेन का पार्ट है तो इसका मतलब है वो, तो अगर सप्लायर कर रहा है emission from the third party logistic providers, emission generated by the blast furnaces operated by the independent raw material supplies, as VM neither owns nor control its suppliers facilities, these emission fall outside the reporting boundary and therefore will not be included. तो जो सप्लायर है मेरा अपस्ट्रीम में बैठा हुआ है, अगर वो एमिशन कर रहा है, वो एमिशन कर रहा है, क्या इलेक्ट्रिसिटी मैं परचेस कर रहा हूँ, क्या मेरी बाउंड्री से हो रही है, मेरी बाउंड्री से हो रही है, नहीं, मेरे, जब मेरी वैल्यू चेंज से हो रही है इसका मतलब कौन सी कैटेगरी होगी प्यारे बच्चों, कौन सी कैटेगरी होगी, स्कोप 3। और फिर स्कोप 3 की कैटेगरी को मैं सेलेक्ट करूंगा, फ्यूल एनर्जी कैटेगरी नॉट इंक्लूडेड इन स्कोप 1, और तो ना ये स्कोप 1 का पार्ट बन रहा है ना ये स्कोप 2 का पार्ट बन रहा है, इसका मतलब कौन सी कैटेगरी आपके पास हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ आती है। या आप उसको परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे कहते हो कि परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की अगर आप कैटेगरी देखो तो चूंकि आप परचेज कर रहे हैं और उस परचेज के लिए आप जो सप्लायर जो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन कर रहा है वो इसलिए कर रहा है बिकॉज वो बना क्यों रहा है प्रोडक्ट, मेरे लिए बना रहा है। जब मेरे लिए बना रहा है तो इसका मतलब है अगर आप उसे नहीं खरीदेंगे तो एमिशन करेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब है चूंकि आप परचेज कर रहे हैं तो वो भी वहां पर फॉल करेगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों। एमिशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स फॉर, तो एमिशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल फॉर, आपके प्लांट में बीएमडब्ल्यू बन रही है, गाड़ियां बन रही है, और वो गाड़ियां कहाँ जा रही हैं, भाई डिफरेंट शोरूम में जा रही होंगी ना, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रही होंगी, तो वो जब गाड़ियां जा रही होंगी तो किसमें, बड़े बड़े ट्रक में जा रही होंगी, ट्रॉलीज में जा रही होंगी। वो जो ट्रक है जिसके अंदर 10-10 गाड़ियां होकर पार्क करके जा रही है, वो ट्रक एमिशन कर रहा है। स्कोप 1 है, स्कोप 2 इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करता है, क्या है, स्कोप 3 है। और जब स्कोप 3 है प्यारे बच्चों आपके पास, कौन सी कैटेगरी, डाउन स्ट्रीम है। अब आप कस्टमर की तरफ जा रहे हैं। क्या तक बात समझ आ रही है आपको बच्चों, क्लियर हो यार यहाँ पे सारे। नेचुरल गैस यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नेस, नेचुरल गैस यूज हो रही है आपके मैन्युफैक्चरिंग फर्नेस में, these are the direct emission from the company's own facilities and will be included in the company's emission disclosure। सही है, कौन सी है, स्कोप 1, मेरे प्लांट से हो रही है यार, मेरे प्लांट से मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। HFC refrigerant leaks from air conditioning system with the manufacturing plants, refrigerant leaks do not involve carbon dioxide emission and the quantities involved are insignificant compared to the overall carbon emission, as such these emissions are considered immaterial and will not be included in the disclosure। कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट आपने करना होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट में आपके पास जो साफ गैसेस है उसके अंदर ये गैस भी शामिल है, तो आपने इसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और अगेन ये भी आपकी कौन सी एमिशन कहलाएगी, इसको बिकॉज आपके ऑपरेशन से हो रही है, आपकी फैक्ट्री से हो रही है, आपके प्लांट से हो रही है। एमिशन अराइजिंग फ्रॉम द एंड ऑफ लाइफ व्हीकल स्क्रैपिंग डिसमेंटलिंग एंड बैटरी डिस्पोजल। आप सोचे कितनी जबरदस्त फील्ड है कि बीएमडब्ल्यू बैठ के जो गाड़ियां सेल कर रहा है वो बैठ के ये असेस कर रहा होगा ये गाड़ी आगे जाके कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन कर रही है, वो गाड़ी आपके पास आपको बेची है, वो बैठ के ये असेस कर रहा है कि जो आसिफ साहब बैठे हैं, भाई आसिफ साहब गाड़ी, उस गाड़ी की यूजफुल लाइफ, गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी, एवरेज क्या है, एवरेज के बेसिस पे कितना पेट्रोल डालेगा, पेट्रोल में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन होती है, वो चीज़ आपको रिपोर्ट की। अब सोचे कैसे जबरदस्त फील्ड है।
क्या था, बात क्लियर है यार? बच्चों ये आसान सवाल था यार, हमारे पास 7 सवाल थे ना इसके ऊपर। 6 तो चलो, 2 रह गए, जल्दी से खत्म करते हैं, क्या टाइम हो गया है। ये थोड़ी सी आपको समझ है पढ़ना कैसे है, तो आप इंशाल्लाह इस तरीके से पढ़ोगे तो पेपर लाजमी। कितने लोगों ने IFS S1 ऐसे ही, जैसे हम नॉवल पढ़ रहे होते हैं ना, ऐसे नहीं घुमाना है। अगर थोड़ी सी चीज लिखी तो मतलब अंदर कोई भारी चीज लिखी हुई होगी बच्चों, सही है। स्टील मिल इंटरनेशनल इज एन इंटीग्रेटेड steel producer with the blast furnace facilities. The companies exports most of its products to European countries. It is a major industrial greenhouse gas emitter and its operations are subject to emission limiting regulation. SMI is preparing a sustainable disclosure in accordance with IFRS S2 and the SASB iron and steel producer. Extract from the prepared disclosure are presented below. Exhibit 1, management accountability and oversight. SMI adopts a cross-functional approach to climate-related responsibilities. Climate-related risks are managed by relevant department head as part of their existing responsibilities. Management believes this approach embeds climate consideration within existing reporting lines rather than isolating them within a single management level role. सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ता हूँ. With reference to Exhibit 1, critically evaluate the SMI's IFRS S2 डिस्क्लोजर. ये एग्जिबिट 1 है, इसका IFRS S2 डिस्क्लोजर को हमने इवेल्युएट करना है. Executive remuneration and performance. The board assess the executive performance using a broad set of strategic objective. Although no standalone climate-related metrics are included in the executive remuneration, the incentive arrangements are designed to support the long-term sustainable regulatory resilience. Executive remuneration is primarily driven by total shareholder return and operational excellence. Strategic decarbonization capital allocation. The board has approved a long-term program to develop a direct reduce iron technology using green hydrogen within the objective of achieving a significant reduction in scope 1 emission by 2014. At the same time, it has authorized the expansion of coal-based furnace infrastructure to support the existing blast furnace operation during the transition period. अब वो कह रहा है कि with reference to exhibit 1, critically evaluate the SMI's IFRS. अब यहां पे आपने सोचना यह है, हेडिंग किस चीज की है? मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट कौन करता है? बोर्ड. और जब बोर्ड ओवरसाइट करता है तो IFRS S2 का कौन सा वाला सेक्शन अप्लाई होगा? 4 ही तो सेक्शन है भाई, 4 ही सेक्शन है. मेरे बच्चों यार ऐसा ना करो यार, 4 ही चीजें डिस्क्लोज करनी होती हैं. 4 ही चीजें डिस्क्लोज करनी होती है. कोई भी रिस्क आइडेंटिफाई करते हो 4 चीजें डिस्क्लोज करनी होती है. तो इसका मतलब है कि मैंने गवर्नेंस में जाना है, जो 7 सेक्शन लिखे हुए हैं, जो 70 वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसको सामने रखना है, उसको यहां से कंपेयर करना है और कमेंट करना है. इस सवाल की खास बात क्या है? इस सवाल में उसने पहले सवाल में क्या था? रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट. यहाँ पे इसने आपको गवर्नेंस का वर्ड यूज नहीं किया. यहाँ पे आपको सिर्फ उसे क्या पिक करना था? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस डायग्राम में आपने पिक करना था कि सवाल की जो पहली इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूं उसका आंसर आइडियली कहां से होना चाहिए? गवर्नेंस. बिकॉज सवाल में बात किस चीज के ऊपर कर रहे हैं? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, मैनेजमेंट के रोल. सही है, अच्छा, कोई मसले वाली बात नहीं है. हम फौरन से पहले चलते हैं, हमारी जो स्लाइड्स थी उसमें गवर्नेंस पे आ जाता है. आइडेंटिफाई द गवर्निंग बॉडी. आइडेंटिफाई हुई भी है? हाँ भाई. हाउ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस हुआ भाई? स्किल्स कॉम्पिटेंसीज हुई भी है? हाउ ऑफन द बॉडी इज इन्फॉर्म्ड हुआ भाई? कैसे वो कंसिडर कर रहा है, क्या चीज हो रही है? हाउ बॉडी ओवरसीज द सेटिंग ऑफ रिलेटेड टारगेट्स. मैनेजमेंट का रोल तो बताया है क्या है, ये तो बताया हुआ है, लेकिन गवर्नेंस बॉडी की कोई चीज नहीं. ये सवाल है यार, क्या है ये सवाल है. सही है. इसमें बस ट्रिकी पार्ट क्या था? The board assess the executive performance using a broad set of strategic objective, although no standalone climate related metrics are. अब ये कहाँ जाना पड़ेगा मुझे? कहाँ जाना पड़ेगा जल्दी से बता दो. मैट्रिक्स में जाना पड़ेगा. अगर मैं मैट्रिक्स में जाता हूँ, मैट्रिक्स खैर दोनों जगह सेम हो गया. अगर आप कहते हैं मैं IFRS S2 से भी कर लेता हूँ, चीजें सेम ही है. लेकिन अगर मैं मैट्रिक्स में भी जाता हूँ, क्या मैट्रिक्स से रिलेटेड आपको ये सारी चीजें बताई गई है? क्या मैट्रिक्स से रिलेटेड आपको सारी चीजें बताई गई है? मैट्रिक्स से रिलेटेड आपको कुछ
कि भाई टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टारगेट क्या सेट करोगे आप, टारगेट की बेस लाइन क्या है, टारगेट की कंपेरेबिलिटी क्या है। तो तीन चार की वर्ड है। इंटरिम टारगेट्स क्या है, कोई भी भाई 2050 तक नेट जीरो करना है, भाई 50 तक तो नेट जीरो करना है, 30 में कितना करोगे, 40 में कितना करोगे, ताकि कंपैरिजन तो हो सके आगे जाके कि भाई 30 में इतना एज्यूम किया था। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं हो रही मेरे बच्चों। या एग्जीक्यूटिव के रिम्यूनरेशन और बोनस में सस्टेनेबिलिटी या मैट्रिक्स एंड टारगेट कंसीडर किया जा रहा है। सवाल में क्लियर नहीं लिखा हुआ है मेरे बच्चों, सवाल में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है। पढ़ लो एक सवाल तमीज से यार, सुकून सवाल पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? Executive remuneration is primarily driven by total shareholder return and the operational excellence। क्या यहाँ पे मैट्रिक्स एंड टारगेट्स को कंसीडर किया जा रहा है? तो जो टारगेट आपने सेट करा हुआ है, क्या रिम्यूनरेशन उस टारगेट पर डिपेंडेंट है मेरे बच्चों? तो यहाँ पे क्या, द बोर्ड असेस द एग्जीक्यूटिव परफॉर्म यूजिंग अ ब्रॉड सेट ऑफ स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव ऑल्दो नो स्टैंडअलोन क्लाइमेट रिलेटेड मैट्रिक्स आर इंक्लूडेड इन एग्जीक्यूटिव रेमुनेशन, द इंसेंटिव अरेंजमेंट्स आर डिजाइन। इसका मतलब है सबसे की पॉइंट आपने यहाँ पे कंपेयर क्या करना है कि जो एग्जीक्यूटिव रेमुनेशन है और जो टारगेट आप सेट करते हो दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब कनेक्ट, तो एग्जीक्यूटिव क्यों सस्टेनेबिलिटी को परफॉर्म करेगा, बोर्ड क्यों सस्टेनेबिलिटी को परफॉर्म करेगा, जब उसको पता है कि मेरी रेमुनेशन प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है, सस्टेनेबिलिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? सुनना, ये अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट गवर्नेंस के पॉइंट, दूसरा पॉइंट रेम्यूनरेशन एंड टारगेट्स, तीसरा द बोर्ड हैज अप्रूव्ड अ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम टू डेवलप डायरेक्ट reduced iron technology using green hydrogen with the objective of achieving a significant reduction in scope 1 emission by, at the same time it has authorized the expansion of coal based furnace infrastructure to support the existing blast furnace operation during the transition। मेरे बच्चों, ये पॉइंट कहां से, ये मैट्रिक्स एंड टारगेट है, ये गवर्नेंस है, ये क्या है मेरा भाई, ये स्ट्रेटेजी। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने कुछ करना ही नहीं था, आपने चुपचाप जाना था स्ट्रेटेजी में। और जब आप स्ट्रेटेजी में जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव, एन एंटिटी शेल, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, एन एंटिटी शेल डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, क्या, द क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, सही है, द करंट एंड एंटिसिपेटेड इफेक्ट ऑफ दोस क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। अच्छा, अगर मैं स्ट्रेटेजी में जाऊं ना यहाँ पे, तो हमारे पास रिस्क है, हमारे पास बिजनेस मॉडल है, और हमारे पास, तो इसका मतलब है कहां से आया सवाल, स्ट्रेटेजी वाले एलिमेंट से। स्ट्रेटेजी में जाऊं, एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन दैट इनेबल information about how the entity has responded to and plans to respond to climate related, ये कराएगा, बताया लगे जी हम डीआरआई टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे। Specifically, the entity shall disclose information about the current and anticipated changes to the entity's business model। क्या ये बताया हुआ है उसने? ये नहीं बताया हुआ कि अगर आप हाइड्रोजन लेकर आएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन लेकर आएंगे, तो उसकी वजह से आपके बिजनेस मॉडल में कहाँ चेंज आएगा, ये चीज मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं करी। टू एड्रेस द क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, current and anticipated direct mitigation and adaptation efforts, for example through changes in the production process or equipment, reallocation of facilities, workforce adjustment। तो करंट एंड एंटिसिपेट डायरेक्ट मिटिगेशन प्लान भी उसने आपको यहाँ पे नहीं बताया हुआ। करंट एंड एंटिसिपेटेड इनडायरेक्ट मिटिगेशन प्लान भी नहीं बताया। एनी क्लाइमेट रिलेटेड ट्रांजिशन प्लान भी उसने आपको नहीं बताया। हाउ द एंटिटी प्लान्स टू अचीव एनी क्लाइमेट रिलेटेड टारगेट्स, ये भी उसने आपको जो है वो यहाँ पे नहीं बताए हुए। आप एंटिटी की रिसोर्सिंग कैसे होगी, इसका मतलब है जो स्ट्रेटेजी के 4-5 पॉइंट्स थे वो आपने सामने रखने थे, सवाल को सामने रखना, तो आपने कहना था जी डिस्क्लोजर में ये 4-5 पॉइंट्स आपके क्या है। अगेन डिस्क्लोजर पढ़ लो मेरे बच्चों एक बार, क्या कहता है वह, द बोर्ड हैज अप्रूव्ड अ लॉन्ग प्रोग्राम टू डेवलप डीआरआई टेक्नोलॉजी यूजिंग द ग्रीन हाइड्रोजन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन। तो भाई जो ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे तो आपके बिजनेस मॉडल में कहाँ यूज होगी, आपके प्लांट में होगी। और जब आप उसको ट्रांजिशन करने जा रहे हो, सही है, बाई 2040, तो क्या टारगेट्स बताए हुए, क्या डायरेक्ट पार्शियल इफेक्ट बताए हुए कि 2040 तक मुझे कितना रिडक्शन करना है, सिग्निफिकेंट रिडक्शन, क्या ये अप्रोप्रिएट वर्ड है सिग्निफिकेंट रिडक्शन, कितना, 10%, 20%, 30%, ये चीज आपने इसने आपको नहीं बताई हुई। It has authorized the expansion of coal-based furnace infrastructure to support the existing blast furnace operation during the transition। ट्रांजिशन पीरियड कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, आपके बिजनेस मॉडल में क्या चेंजेस आएंगे, सारी की सारी चीजें इसने आपको। तो वो जितनी भी खतरनाक टर्मिनोलॉजी लिख ले, कुछ भी कर ले, आपने स्टिक करना है बाइबल के ऊपर,
IFRS S1 में ये लिखा हुआ है, S2 में ये लिखा हुआ है, ये सवाल यहाँ से आया है। सवाल में हमारे पास स्टैंडर्ड में ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को आपने सुकून से सवाल के साथ कंपेयर करना, ठक ठक करके लिखना स्टार्ट करना है कि सवाल में लिखा हुआ सिग्निफिकेंट रिडक्शन बाय हाउ मच रिडक्शन, ये फैक्चुअल इफेक्ट जो है नहीं बदलना। सवाल में लिखा हुआ है DRI टेक्नोलॉजी आएगी, लेकिन उसके बाद से बिजनेस मॉडल में क्या चेंज आएगा नहीं बताया। ये लिखना पड़ेगा। बच्चा समझ आ रहा है? दूसरा वो आपसे कह रहा है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द, उसने कहा ग्रीन हाउस गैस एमिशन का स्कोप 1, एनर्जी, वाटर, वर्कफोर्स सेफ्टी, और इससे रिलेटेड मैंने ये मैट्रिक्स डिस्क्लोज किया है। वो कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू एग्जिबिट 2 आइडेंटिफाई द मैंडेटरी डिस्क्लोजर मैट्रिक्स, डिस्क्लोजर नहीं, मैट्रिक्स missing from the four disclosure topic presentation has been also explain the financial significance of the identified disclosure। अब आप कह रहे हैं कि जी अगर आप ये नहीं करेंगे तो इन्वेस्टर को क्या फर्क पड़ सकता है? बच्चों ये कौन सी इंडस्ट्री है? स्टील। कौन सा लिखा हुआ है? GHG एमिशन स्कोप क्या लिखा हुआ है? क्या मैट्रिक डिस्क्लोज करना है? ग्रॉस ग्लोबल स्कोप 1 एमिशन। क्या सवाल में हुआ है स्कोप 1 एमिशन, ग्रॉस स्कोप 1 एमिशन? हुआ है, हुआ है, हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है? फिर क्या लिखा हुआ है? पर कॉमा परसेंटेज कवर्ड अंडर, क्या ये वाली चीज कवर्ड हो रही है मेरे बच्चों? क्या ये चीज डिस्क्लोज हुई भी है? परसेंटेज कवर्ड अंडर एमिशन लिमिटेड रेगुलेशन। यार सवाल में हुई भी डिस्क्लोज किया गया, परसेंटेज बताई भी उसने। ये आंसर है यार मेरे बच्चे। पहले पेज का इंडेक्स में आपको मैट्रिक्स दिया था, आप चाहें तो और जाके आगे रेफर कर लेंगे। ये आंसर आपसे क्या रहा है? तो प्राइमरी बच्चे को बोलूं यार यहाँ पे दो चीजें लिखी, यहाँ पे एक चीज लिखी, कंपेयर कर ले, जो मैच कर रहा है मैच कर ले, जो मैच नहीं कर रहा है वो बताओ। यार बच्चा समझ आ रही है आप लोगों की बात यार? चलो तो एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है सवाल में? अच्छा सवाल में अगली इन्फॉर्मेशन कौन सी है? एनर्जी। एनर्जी आ रही है? एनर्जी में क्या कहता है? टोटल एनर्जी कंज्यूम किस में? गीगा जूल्स में। ऐसा ही है ना भाई? सवाल पढ़ो। क्या टोटल एनर्जी कंज्यूम गीगा जूल्स में बताई भी है? हाँ बताई भी है। अच्छा, परसेंटेज ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी एंड परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल, कितनी परसेंटेज आप ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी से ले रहे हो, कितनी परसेंटेज आप, क्या ये बताया हुआ है भाई? क्या ये बताया हुआ है? ये काम करना है। अगर ये नहीं बताया हुआ तो क्या इन्वेस्टर के लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है? क्यों? तो इन्वेस्टर को पता ही नहीं होगा कि टोटल एनर्जी जो आपने कंज्यूम करी है उसमें से कितनी रिन्यूएबल है और कितनी गैस से या इलेक्ट्रिसिटी से हो रही है, और अगले साल परसेंटेज चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, रिन्यूएबल का परसेंटेज ऊपर जा रहा है, तो वो तो ये असेस कर ही नहीं सके कि कंपनी ग्रीन की तरफ जा भी रही है कि नहीं जा रही। ये मुश्किल लगा था आपको सवाल, और इसमें ब्लंडर मार कर आए। फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस अब उसे मैंने अभी समझाया, तो समझ आया? अच्छा चलिए एक और देख लो। वाटर, टोटल वाटर विड्रॉल ऑफ 48,200 क्यूबिक मीटर्स एंड टोटल वाटर कंज्यूम्ड ऑफ 12,600 क्यूबिक मीटर्स। टू फैसिलिटीज आर इन द रीजन ऑफ हाई बेसलाइन। वाटर में आ जाए, टोटल वाटर विड्रॉन बताया हुआ है, टोटल वाटर कंज्यूम बताया हुआ है, ऐसा ही है। वाटर विड्रॉन बताया हुआ है, टोटल वाटर कंज्यूम भी बताया हुआ है। किसमें बताया हुआ है? क्यूबिक मीटर में बताया हुआ है। किसमें बताया हुआ है? 1000 क्यूबिक मीटर में बताया हुआ है। ठीक है। परसेंटेज ऑफ ईच इन रीजन्स विद द हाई और एक्सट्रीमली हाई बेसलाइन वाटर स्ट्रेस। तो क्या इसने परसेंटेज बताई भी है? क्या इसने हाई और एक्सट्रीमली हाई बेसलाइन स्ट्रेस बताई भी है? दोनों परसेंटेज ने यहाँ पे डिस्क्लोज। जब इसने परसेंटेज नहीं बताया कि भाई मैं जो टोटल वाटर कंज्यूम कर रहा हूँ इसमें से कितनी परसेंटेज ऐसी है जो कि एक्सट्रीमली हाई बेसलाइन वाटर कर रहा है, तो अगर वहां पे आप ज्यादा पानी कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कल यहाँ तो कंफर्म रेगुलेटर आपके पास आएगा और कल को बोलेगा बेटा चलो तू सबसे ज्यादा पानी कंज्यूम कर रहा है, तेरा प्लांट सबसे पहले बंद कराएंगे। आज तो प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? बिकॉज वहां पे आप सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वाटर आप यूज कर रहे हो वहां पे। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? और सेम चीज हमारे पास
workforce safety, total recordable incident rate of 4.8 with an industry average of 2.1. One fatality occurred during the error at the Karachi facility. Total recordable incident rate, fatality rate, नियर मिस फ्रीक्वेंसी, मरते मरते बच गया या इंजर्ड होते होते बच गया, क्या ये बताया ना नियर मिस? डायरेक्ट एम्प्लॉइज एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज की बाइफिकेशन करी थी इसलिए कि भाई डायरेक्ट ये आपको जो बता रही है आपने डायरेक्ट एम्प्लॉइज का बता रहे हो या जो आपके सप्लायर्स वगैरह है उनका भी आप डिस्क्लोज कराएंगे, सारी की सारी चीजें डिस्क्लोज। मेरा बच्चे ये सवाल है ना, अफसोस हो रहा है ना? अच्छा, क्लियर हो यार? बच्चों क्लियर हो? पेपर तो देना था यार, पेपर तो देना था। अप्रोच समझ आ गई, कैसे पढ़ना है समझ आ गया। मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है मेरे बच्चों, क्लियर हो? और हमारे पास जो, और देखें यार ये, यार एक और चीज, जो अभी हमारा इवेंट हुआ था कराची में, इंशाल्लाह अगले सैटरडे संडे लाहौर में इवेंट है, तो अगले सैटरडे संडे में इंशाल्लाह लाहौर आ रहा हूँ, सही है? तो अगर मिलना हो, साथ बैठ के कुछ डिस्कस करना हो, कोई एडवाइस चाहिए हो, तो मैं इंशाल्लाह पंजाब में ही अवेलेबल होगा नेक्स्ट वीक। चलें जी। यार थोड़ी सी बस मैं आपको अप्रोच बता दूं। और हाँ, सॉरी सॉरी, और अगले जो ट्यूसडे है, जो अभी जो कमिंग ट्यूसडे आ रहा है, उसके ऊपर एआई के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त सेमिनार हो रहा है आईकैप में, जिसमें मैं जो है वो एक ऑडिट फॉर्म्स में किस तरीके से एआई इंप्लीमेंट हो सकता है, सही है? और क्या टेक्नोलॉजी इस वक्त फॉर्म्स, जो लीडिंग प्रैक्टिसेस फॉर्म्स है वो क्या एआई टेक्नोलॉजी यूज कर सकती है, क्या क्या अवेलेबल है एआई टूल्स, और हम किस तरीके से पाकिस्तान मार्केट में एआई टूल्स को यूज कर सकते हैं। तो वो भी एक 4 घंटे का सेशन है। तो अगर आप इंशाल्लाह आप इंटरेस्टेड हो तो काइंडली इसको देखना, वो बड़ा फायदा होगा उसमें यार। या बस मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप देखेंगे ना, कोई भी चीज़ अगर आप देखेंगे, थोड़ी सी चीज़ों को, तो देखिए अब ये कुड रीजनेबली एक्सपेक्टेड एक वर्ड है ना, लेकिन इस वर्ड के ऊपर आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी ताकि आपको पता, तो है तो एक वर्ड ही लेकिन इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है। और वो एक एक जो हमने स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड के ऊपर जो फोकस किया ना, उससे लेके बिकॉज पेपर में 70-80% आएगा कहाँ से? अच्छा, कि एक वर्ड आप, तो एक वर्ड एक को रीजनेबल एक्सपेक्टेड, तो उसके ऊपर पूरी गाइडेंस जरूरी है। तो जितना भी मटेरियल अवेलेबल था आईएफआरएस का, एजुकेशन मटेरियल का, मेरा एक्सपेक्ट वो सारा का सारा मैंने कहाँ कर दिया है, एक किताब में। तो फॉर एग्जाम्पल एंटिटीज प्रोस्पेक्ट, तो एंटिटीज प्रोस्पेक्ट है तो उसके ऊपर आपको पूरी गाइड, हालांकि वर्ड एक ही है, लेकिन जब भी गाइडेंस जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, पेपर में जो सवाल आया आप नहीं लिख पाओगे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? इसी तरीके से हर चीज के ऊपर थोड़े से स्टूडेंट्स कॉर्नर वगैरह मैंने आपके लिए ऐड कर दिए हैं। रिसोर्स रिलेशनशिप क्या है, आईएफआरएस एस1 के बी3 में क्या लिखा हुआ है, चीजों को आपस में क्या करा है, थोड़ा सा कनेक्ट करा है। रिसोर्स हमारे पास क्या होगी, वहां पर थोड़ा सा मैंने कनेक्ट करा है। अगेन अगर आप देखें तो फेथफुल प्रेजेंटेशन सवाल आया, मटीरियलिटी सवाल आया, रेलिवेंस सवाल आया, सही है, कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन सवाल। तो ये चीजें पढ़ी इसलिए है और पढ़ाई इसलिए है कि ये पेपर में यूज हो रही होती है बच्चों, सही है? अच्छा, अगेन, तो अगर सप्लायर पेमेंट को अगर आप देखें, तो सप्लायर पेमेंट है तो उसके ऊपर आपको कुछ एक रिस्क है, तो नेचर ऑफ द रिस्क है सप्लायर पेमेंट प्रैक्टिसेस, सप्लायर को टाइम पे पेमेंट। तो इसकी वजह से डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिस्क, डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिस्क क्या है, द नेचर ऑफ द रिस्क, तो सवाल में आ रहा है। नेचर ऑफ द रिस्क था इसके कौन सा बिजनेस मॉडल वैल्यू चेन में है, इसकी वजह से आपकी स्ट्रेटेजी में क्या इंपैक्ट होगा, इसकी वजह से आपका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होगा, इसकी वजह से आपकी रेजिलियंस क्या होगी। ये सारी की सारी चीजें आप, तो ये जो नोट्स हैं, जो डिस्क्लोजर्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगी। जब जितना अच्छा पढ़ोगे कंटेंट ये वाला, उतना अच्छा। और मैं कह रहा हूँ सिर्फ तक लिमिट ना रहा, आपको 10 चीजें और दिखती हैं, आप 10 चीजें और रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ें, तो आपको पता चलेगा चीजें किस तरीके से आपके पास हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिस्क मैनेजमेंट को अगर मैं देखूँ, सेम चीज हमारे पास यहाँ पर भी है अच्छी। तो अगर हम रिस्क मैनेजमेंट को देखें, तो जो हमने ये 3-4 पैराग्राफ्स पढ़े, वो 3-4 पैराग्राफ्स आपको थोड़े से रिस्क, लेकिन जब आपने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है तो आइडेंटिफाई करेंगे कैसे? अगर आपने असेस करना है तो असेस में वो क्या कहते हैं, द लाइकलीहुड ऑफ event occurring and the magnitude of the impact on the groups financial perspective। यहाँ पे वर्ड कौन सा हो रहा है, ग्रुप। पेपर में क्या लिखा था, लोकल लोकल। जब तक आप उसकी याद से नहीं पढ़ेंगे, चीजों को नहीं पढ़ेंगे, आप पेपर को अच्छे से एड्रेस नहीं कर सकेंगे। क्या याद
उसके बेसिस पे आपका आउटकम होगा। फिर आपके पास रिस्क आइडेंटिफाइड होंगे, कहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, आपके ऑपरेशन पे अफेक्ट कर रहा है। जब ऑपरेशन, तो आपका प्रोसेस क्या था, सुनिएगा मेरी बात को। द प्रोसेस फॉलोड to identify, assess, prioritize, and monitor the governance risk is consistent with the general process described in this process to identify the reason for poor supply practices, including the use of data. The group uses the data to identify this. तो किसी भी रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए आपका प्रोसेस क्या होगा, वो प्रोसेस यहाँ पे बताया गया। और अगर इसको आप वर्ड्स को देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर चीजें समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे सिनेरियो एनालिसिस, द ग्रुप डज नॉट यूज सिनेरियो टू इन्फॉर्म इट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ गवर्नेंस ड्यू टू क्वालिटेटिव क्राइटेरिया। उसका मतलब है सिनेरियो एनालिसिस करना जरूरी है और आपने डिस्क्लोज करना, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपने चीज बतानी पड़ेगी कि आपने, तो अगर बच्चे ने ये चीजें पढ़ी हुई हो और बताया तो वो बड़ा आराम से आइडेंटिफाई कर लेगा कि यार ये रिस्क प्रोसेस है। एक जगह पे लिखा हुआ था कि जी हम स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस यूज करते हैं। तो हर एक चीज के ऊपर आपको जो एग्जांपल्स दिए उसको समझनी है, उसको पढ़नी है, तभी पेपर में आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। अदरवाइज पेपर में परफॉर्म करना मेरे बच्चों थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो ये अभी भी लिमिटेड है। अच्छा, अब करना क्या है, एक आखिरी चीज मेरी सुन लो। जो हमने ये डायग्राम सामने रखा, अच्छा क्वेश्चन आखिरी सवाल कौन है, इसका आसान सवाल है। क्या पूरा पेपर इस डायग्राम से आया? बच्चों सुन लो, बच्चों मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, बड़ी जबरदस्त। क्या इस सवाल में गवर्नेंस था? क्या सवाल में स्ट्रेटेजी था? क्या सवाल में रिस्क मैनेजमेंट था? क्या सवाल में मैट्रिक्स एंड टारगेट्स था? क्या सवाल में एश्योरेंस की एथिकल प्री कंडीशंस मौजूद थे? क्या सवाल में उसने आपको कहा था कि सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क और क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क जो ऊपर है उसके इवेल्युएट करें, असेस करें? बट इस बार पेपर में कहाँ से आएगा ये 6-7 इन 6-7 रिक्वायरमेंट के ऊपर 6-7 पैराग्राफ है। इस 6-7 पैराग्राफ को उसके रूट तक आप मुझे मेरे पास हो जाए भाई। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर 7 पैराग्राफ है, 15 नंबर का सवाल अगली बार क्या आएगा। गवर्नेंस के ऊपर 7 पैराग्राफ है, वापस से सवाल है। एक एक वर्ड को घुस के देखना है, 10-10, 15-15 रिपोर्ट्स पढ़नी है, सही है। जिस तरह हमारे पास ऑडिट टेस्टिंग सिस्टम है, सस्टेनेबिलिटी का टेस्टिंग सिस्टम इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा, सही है। उसके अंदर बेतहाशा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बेतहाशा कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज और बेतहाशा आपके पास पेपर्स A to Z सारी की सारी चीजें वहां पे क्या होंगी, अवेलेबल होंगी। आपने सिर्फ और सिर्फ बैठ के जितने मैक्सिमम क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। मैंने डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंपाइल कर लिया बेस्ड ऑन द लास्ट पेपर, बिकॉज मॉडल पेपर और आईके का पेपर कंप्लीट जो सबसे मुश्किल तरीन पेपर है वो हम कर चुके हैं, विच इज कॉल्ड एसीसी। अब हम क्या करेंगे अपनी प्रैक्टिस को, जो हमारे पास 1 महीना बच गया है, हम गवर्नेंस को लेकर चलेंगे, उसके 3-4 सवाल करेंगे। हम स्ट्रेटेजी को लेकर चलेंगे, 3-4 सवाल करेंगे। हम रिस्क मैनेजमेंट को लेकर चलेंगे, 3-4 सवाल करेंगे। हम मैट्रिक्स एंड टारगेट्स को लेकर चलेंगे, हम एक कंसोलिडेटेड सवाल करेंगे जहाँ पे गवर्नेंस, स्ट्रेटेजी, रिस्क और मैट्रिक टारगेट्स आपस में लिंक करते हैं। ज्यादा बात समझ आती है? तो इस तरीके से हम एक एक रिक्वायरमेंट को लेकर चलेंगे, उसके डिफरेंट 3-4 सवाल करेंगे। क्या ये अप्रोच सही लग रही है मेरे बच्चों को? और अगर आपको एक अच्छी रिवीजन चाहिए तो अगेन आके आपने जो वर्कशॉप पढ़ा हुआ है उसको देख लो, वो अच्छा वर्कशॉप है। आप में से कितने लोगों ने नहीं देखा उसको यार? उसको देख लो यार मेरे बच्चों, काम की चीजें देख लिया करो, फायदा होगा यार। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं सारे के सारे इसमें जो मेहनत कर रहा हूँ वो टेस्ट सिस्टम में कर रहा हूँ, बिकॉज वो चीज़ मुझे हटा देनी है। मैंने ग्रुप पे 2 सवाल डाल दिए, फेसबुक पे 2 सवाल डाल दिए, व्हाट्सएप पे 2 सवाल डाल दिए, सही है। तो वो सारा मटीरियल है, वो सारा का सारा हम किसी तरीके से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक टेस्ट सिस्टम। हर टॉपिक बस आपको वहाँ पे सवाल मिलना शुरू होंगे। डन हो गया बच्चों? चले यार, कोई और सवाल मेरे बच्चों? लॉ का टिस्म में दुआ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, एक एक करके इंशाल्लाह सब आएंगे यार। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच। अपना बेस्ट ख्याल रखना, बेस्ट ऑफ लक।